हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप शाह डेली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान की अनुसूची के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन इसको चर्चा करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि संविधान को पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से हम इसको मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा भाग, तीसरा अनुच्छेद और चौथा अनुसूची। आज हम इसी अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनुसूची होता क्या है, ठीक है, तो अनुसूची के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में 395 अनुच्छेद है। मूल रूप से देखा जाए तो 395 अनुच्छेद है। हालांकि गणना की दृष्टि से देखा जाएगा तो ये 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद इसमें शामिल हो चुका है। तो ये अनुच्छेद ठीक है, दिया हुआ है संविधान में, लेकिन अनुसूची की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आपको ये बता दूं कि अनुच्छेद की अगर परिभाषा ढूंढेंगे तो इसको कोई विशेष रूप से अलग से कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन आप इसमें वर्णित बातों का अगर अवलोकन करेंगे तो आप इसकी परिभाषा स्वयं तैयार कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल की जो बातें दी गई हैं, आर्टिकल में जो बातें दी गई हैं उसको सप्लीमेंट करने के लिए संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने जो रेफरेंस तैयार किया, जो संदर्भ तैयार किया, उसी को क्या कहा जाता है? अनुसूची कहा जाता है। यदि हम संविधान के अनुच्छेद 1 की बात करें तो ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपको बता दो संविधान में भारत के लिए केवल 2 ही शब्द का प्रयोग किया गया, एक भारत और दूसरा इंडिया। इसके अलावा हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इस प्रकार का कोई भी शब्द संविधान में भारत के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे मैंने आपको कहा कि संविधान की अनुच्छेद 1 जो है ये कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। अब कितने राज्यों का संघ होगा, इसमें कितने राज्य शामिल हैं, उनके नाम क्या है, ये सारी जानकारी जो है वो आपको संविधान में ये अनुच्छेद 1 ये आपको देता नहीं है। इसके संदर्भ में जो सप्लीमेंट तैयार किया गया है वही है कौन सा? अनुसूची 1। मतलब अनुच्छेद 1 में जो ये कहा गया है कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा, वो राज्यों के नाम जो है वो अनुसूची 1 में दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुसूची जो है वो अनुच्छेद को सप्लीमेंट करता है, उसका एक प्रकार से क्या है? रेफरेंस है। अगर हम और एक एग्जांपल देखें, जैसे अगर हम देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 80, संविधान का अनुच्छेद 80 जो है ये राज्यसभा के बारे में प्रावधान करता है। लेकिन राज्यसभा में जो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, जो एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ना, उसके राज्यों में कितने राज्यों को कितनी सीटें एलोकेट की गई है, इसके बारे में कोई वो बात नहीं कहता। यही बात कहता है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में यूनियन टेरिटरीज अर्थात संघ राज्य क्षेत्र जो है और साथ साथ जो राज्य हैं उनको कितनी सीटें दी गई हैं, उनको कितना एलोकेशन किया गया है राज्यों को, ये सारी चीज़ों का वर्णन आपको अनुसूची 4 में मिलेगा। चलिए अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने मूल टॉपिक पे आते हैं, अनुसूची। अगर जैसे हमने देख लिया डेफिनेशन में कि अनुसूची जो है वो अनुच्छेदों का ही सप्लीमेंट है, उसी का ही क्या है? संदर्भ है। अगर हम वर्तमान संविधान में अनुसूची की संख्या के बारे में अगर बात करें तो वर्तमान में निश्चित तौर पर अनुसूची की संख्या जो है ये 12 है। लेकिन मूल संविधान की अगर बात करें, अर्थात जब संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूची की संख्या 12 नहीं थी। मूल संविधान में, या यूं कहें जब संविधान लागू हुआ उस समय अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8। समय समय पर आवश्यकता के हिसाब से इसमें और भी अनुसूची जोड़ी गई। तो 8 अनुसूची जो थी ये तो मूल संविधान में था। अब सवाल उठता है वर्तमान में जो 12 है, निश्चित तौर पे आगे जो हुआ होगा वो 9वां, 10वां, 11वां और 12वीं अनुसूची। अब इन 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची का विषय क्या है, और साथ साथ जो मूल संविधान में जो 8 अनुसूची थी इसकी क्या विषय है, इनमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, इन सारी चीज़ों को हम अभी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ थोड़ी बातें और भी जानकारी ले लें हम यहाँ कि जो 8वीं अनुसूची जो है ये तो 8वीं अनुसूची तक तो मूल संविधान में था। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। मतलब ये जो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई ये पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको इंसर्ट किया गया। 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो ये 52nd संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। ये जो 11वीं अनुसूची है इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसको 74th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा इंसर्ट किया गया। तो देखिए, अगर प्रथम अनुसूची की अगर बात करें तो प्रथम अनुसूची हमको बोलता है कि इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अनुच्छेद 1 जो है वो ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो वो जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके नाम जो है वो अनुसूची 1 में मिलेगा। इसके अंतर्गत जो नाम है वो आपके स्क्रीन पे शो होगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। जो दूसरी अनुसूची है ये बोलता है कि संचित निधि पर भारित वेतन भत्ते, अर्थात जो भी पेंशन है, सैलरीज हैं, है ना, या परिलब्धि है, जो इमोल्यूमेंट्स है, वो जो कंसोलिडेट फंड पे जो होगा वो भारित होगा, इसके बारे में ये कहता है। अर्थात किन किन जो पदाधिकारी, किन किन संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन जो है संचित निधि पर भारित होगा, उसकी जानकारी जो है वो दूसरी अनुसूची में दी गई है। तो सुविधा की दृष्टि से हम उसको बांटेंगे 2 भागों में कि कितने अधिकारी है या कितने पदाधिकारी है, संवैधानिक पदाधिकारी है जिनका वेतन भत्ते जो है वो संचित निधि पर भारित होता है। तो हम इसको सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटेंगे, एक आपका केंद्र और दूसरा राज्य। तो याद रखिए, कुल 9 ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। और आपको मालूम होगा कि संचित निधि पर भारित जिनके वेतन भत्ते होते हैं उस पर संसद में किसी प्रकार की वोटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो केंद्र की अगर बात करें तो याद रखिए, राष्ट्रपति का वेतन ये संचित निधि पर भारित होता है ना। दूसरा, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन, स्पीकर ऑफ लोकसभा उनका वेतन। तीसरा, राज्यसभा के सभापति का वेतन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हमको मालूम है राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होता है। और यहाँ एक बात और भी जान लेना है हमको कि उपराष्ट्रपति को वेतन जो है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता, बल्कि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वो वेतन उनको प्राप्त होता है। तो ये 3 हो गए। आगे और देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, और 5वां याद करेंगे CAG अर्थात नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक का जो वेतन है वो भारत के संचित निधि पर भारित होता है, और इसकी जानकारी आपको दूसरी अनुसूची में मिलती है। ये तो हो गए केंद्र के संदर्भ में। अगर हम राज्य की अगर बात करेंगे तो राज्य के संदर्भ में आप याद करेंगे राज्यपाल का वेतन। जैसे यहाँ लोकसभा का अध्यक्ष है तो यहाँ विधानसभा का अध्यक्ष। यहाँ अगर राज्यसभा के सभापति की बात करते हैं तो यहाँ विधान परिषद जिन राज्यों में है, विधान परिषद के सभापति का वेतन। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन की बात की जाती है। यहाँ जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनके वेतन के बारे में यहाँ बात किया जाता है, अर्थात हाई कोर्ट के जजेस। इस प्रकार कुल 9 पदाधिकारी हैं जिनके वेतन जो है वो संचित निधि पर भारित होता है, और इसकी जानकारी आपको दूसरी अनुसूची से प्राप्त होती है। तो मैं फिर यहाँ एक बात और कहूँगा कि विधान परिषद के बारे में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि हर राज्यों में जो है विधानसभा अस्तित्व में, हर राज्यों में जो है वो विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है। विधान परिषद की अगर बात करें तो वर्तमान में जो अभी बातें चल रही है, आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में विधान परिषद अस्तित्व में है, लेकिन उसको 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को भी समाप्त करने की बात कही जा रही है, और साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद को समाप्त करने की बात कही जा रही है। तो वर्तमान में जो टोटल जो 7 राज्य हैं वहां विधान परिषद अस्तित्व में है। अगर जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश को हटा दिया जाएगा तो 5 ही ऐसे राज्य रहेंगे जहां विधान परिषद अस्तित्व में रहेगी, और वो 5 राज्य हैं तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक। अगर जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश को आप हटा देंगे तो केवल ये 5 राज्य बन जाएंगे या बच जाएंगे जहां विधान परिषद अस्तित्व में है। अनुसूची 3 जो है वो शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है, ओथ एंड अफर्मेशन से संबंधित है। ये अनुसूची जो है ये बताता है कि विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लिए जाने वाला जो शपथ और प्रतिज्ञान है उसका स्वरूप क्या होगा। इसके अंतर्गत भी आपको 9 पदाधिकारियों को याद करना है, और इसको भी हम 2 भागों में बांट लेंगे, एक केंद्र और दूसरा राज्य। अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र के मंत्री
केंद्र के मंत्री जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, उनका शपथ और प्रतिज्ञान भी अनुसूची 3 के स्वरूप के तहत होता है। दूसरा याद करेंगे, संसद सदस्य अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, उनका भी शपथ और प्रतिज्ञान जो स्वरूप है वो अनुसूची 3 में दिया हुआ है। तीसरा याद करेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। चौथा याद करेंगे, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। और पांचवा याद करेंगे, संसद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी। तो ये सेंट्रल से या केंद्र से ये 5 पदाधिकारी या 5 जो दिया गया है, इनका याद रखिएगा, इनका जो शपथ होता है वो अनुसूची 3 के तहत होता है। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य के मंत्री जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। दूसरा, विधान मंडल अर्थात स्टेट लेजिस्लेचर, विधान मंडल जिसमें विधानसभा और जहां विधान परिषद है वहां के सदस्य, विधानमंडल के सदस्यों का शपथ। तीसरा देखेंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ। और याद करेंगे कि विधानमंडल के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी। तो इनका जो शपथ होता है, इनके जो शपथ और प्रतिज्ञान का जो स्वरूप है वो अनुसूची 3 में दिया हुआ है। केंद्र में देखें तो केंद्र के मंत्री, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संसद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी। और अगर राज्य के संदर्भ में देखेंगे तो राज्य के मंत्री, विधानमंडल के सदस्य, हाईकोर्ट के न्यायाधीश और विधान मंडल के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी। यहाँ एक पॉइंट आपको और याद करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ मैंने कहीं भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का नाम मैंने नहीं लिखा है। अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के जो शपथ और प्रतिज्ञान का स्वरूप है वो अनुसूची 3 के तहत नहीं होता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए आप अनुच्छेद याद करेंगे। जो राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वो आर्टिकल 60 के तहत होता है, उपराष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान जो है वो 69 के तहत होता है, और राज्यपाल का शपथ और प्रतिज्ञान जो है वो आर्टिकल 159 के तहत होता है। अनुसूची 4 जो है वो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में कहता है। जैसे अगर हम वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 245 है, ठीक है। और 245 का अगर हम वर्गीकरण करें तो राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से, और साथ में आपको मालूम है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान क्षेत्र से 12 व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, नामित कर सकते हैं। लेकिन हम अगर अधिकतम संख्या की अगर बात करें तो अधिकतम संख्या राज्यसभा में कितनी हो सकती है, 250, और वर्तमान में कितनी है, 245। अर्थात 250 तक अगर राज्यसभा की सीटें करनी है तो संविधान में किसी प्रकार की संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन 250 से अगर राज्यसभा में सीटों की संख्या अगर आपको बढ़ानी है तो निश्चित तौर पे संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हम अधिकतम देखें तो अधिकतम 250 है। इसका 2 प्रकार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों से कितने चुनकर आते हैं, 238, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन जो है वो कितने होते हैं, 12। लेकिन अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्तमान में 245 सीटें हैं, और इसमें राज्य से कितने आते हैं, 225, और संघ राज्य क्षेत्र से कितने हो गए, 8। मतलब टोटल अगर देखेंगे ये संख्या जो है ये 233 है, और राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनयन है वो 12 सदस्य किए जाते हैं। अगर हम राज्यों में की बात करें कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट है, तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट है उत्तर प्रदेश में, जो कि संख्या है 31। उसके बाद अगर बात किया जाए तो वो है तमिलनाडु, वहाँ है 19। उसके बाद अगर बात किया जाए तो वो है महाराष्ट्र, उसकी संख्या है कितनी, 18। छत्तीसगढ़ की अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीट जो है वो कितनी है, 5 है, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ हरियाणा की भी राज्यसभा की सीट कितनी है, 5 है। अर्थात 5 जो है ये हरियाणा का भी है और 5 जो है ये छत्तीसगढ़ से भी है।
अब अनुसूची 5 के बारे में बात करते हैं। अनुसूची 5 जो है ये अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है। आपको ये बता दूं, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 पे एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी प्रकार के जो प्रावधान है उसको हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 241 से क्या संबंधित है। ये सारी बातें हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। अब आते हैं अनुसूची 5 पर। अनुसूची 5 का में जो विषय वस्तु है वो है अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। हालांकि मैं आपको बता दूं, अनुसूची 5 व अनुसूची 6 के संबंध में हम आगे एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। यहाँ बहुत सीमित तौर पे हम यहाँ चर्चा करते हैं। आपको याद रखना है कि अनुसूची 5 के अंतर्गत ये राज्य जो है वो शामिल है, अर्थात इन राज्यों का जो प्रशासन है वो अनुसूची 5 के तहत किया जाएगा, जो वो क्षेत्र जो कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। आपको ये भी बता दूं कि थोड़ा डिस्कशन यहाँ और कर लेते हैं कि इस संबंध में ये जो राज्य दिए गए हैं, इस राज्य के बारे में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं या जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके बारे में सारी चर्चा जो है हम आगे की वीडियो में करेंगे। याद रखिए कि ये जो राज्य है इसके अंतर्गत टोटल 10 राज्य क्या है इसमें शामिल है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? तो याद रखिए कि छत्तीसगढ़ को कितने राज्य छूते हैं? तो छत्तीसगढ़ को कुल 7 राज्य छूते हैं। 7 राज्य में से आपको केवल एक राज्य को हटाना है, वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी जितने राज्य छत्तीसगढ़ को छूते हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश को जो राज्य छूते हैं कौन कौन सा? राजस्थान और गुजरात। और आपको अलग से बस एक याद करना पड़ेगा, कौन सा? हिमाचल प्रदेश। अर्थात इन 10 राज्यों के जो अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र का जो प्रशासन है वो अनुसूची 5 के तहत किया जाता है। अब आते हैं अनुसूची 6 के अंतर्गत। अनुसूची 6 के अंतर्गत आपको 4 राज्य याद करना है। उसका जो ट्रिक है वो आपको लगभग हर किताब में ही मिल जाएगा। इस प्रकार का ट्रिक अमे त्रिमी, अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र का जो प्रशासन है वो अनुसूची 6 के तहत किया जाता है। यहाँ एक बात और नोट करना है कि जो अनुसूचित जनजाति मामला का जो मंत्रालय है उसने हाल ही में लद्दाख को भी इस अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। देखिए अब हम पढ़ेंगे कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। चीज़ों को अच्छी तरीके से इसको सुनिएगा और चीज़ों को आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट भी करते रहेंगे। देखिए 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन जो हेडलाइन जो आपको याद करना है वो है शक्तियों का विभाजन। वो भी कैसे लिख सकते हैं? केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे तो हम वो इसको अगर एक्सप्लेन करना पड़े तो इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत शासन तथा प्रशासन के विषयों को, अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जो गवर्नेंस इश्यूज जो हैं उनको केंद्र तथा राज्यों के मध्य क्या किया गया है? बांटा गया है। ठीक है, और साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि शासन प्रशासन के विषय को केंद्र और राज्य के मध्य बांटा गया है, मतलब ये किस प्रकार का लक्षण है? संघात्मक लक्षण। ये किस प्रकार का लक्षण हुआ? संघात्मक, दैट इज फेडरल फीचर। ये फेडरल फीचर क्या होता है? जैसे आप अगर संविधान को देखेंगे तो उसमें हमको अगर उसकी विशेषता को अगर हमको नोट करना है तो हम उसकी विशेषता को हम देखते हैं कि एक फेडरल फीचर और एक एकात्मक अर्थात यूनिटरी फीचर है ना। फेडरल फीचर का मतलब क्या होता है या संघात्मक लक्षण का मतलब क्या होता है? जिसमें केंद्र तथा राज्य को बिल्कुल बराबरी का क्या मिलता है? दर्जा मिला हुआ होता है। उसको हम कौन सा लक्षण कहते हैं? फेडरल या संघात्मक लक्षण कहते हैं। और अगर हम एकात्मक लक्षण की अगर हम बात करें, अगर हम यूनिटरी फीचर की बात करें तो यूनिटरी फीचर का मतलब होता है जो एक की तरफ क्या रहता है? झुका हुआ रहता है।
है ना, एक की तरफ झुका हुआ रहता है। मतलब अगर हम भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एकात्मक लक्षण के हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि केंद्र को ज़्यादा क्या मिली रहती है, शक्ति मिली अगर होती है तो हम उसको क्या कहेंगे, एकात्मक लक्षण कहेंगे। तो ये भी एक बहुत बार एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत संघात्मक है या एकात्मक है, या एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक है। ये एक अलग विषय है, इसको हम आगे के किसी भी टॉपिक में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन वर्तमान में अगर हमको केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में अगर चर्चा करना हो तो अगर हमको उसको किस लक्षण के अंतर्गत हमको डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे, ये संघात्मक लक्षण है, क्योंकि इसमें शक्ति का विभाजन राज्यों के लिए भी किया गया है और यहाँ केंद्र के लिए भी कुछ शक्तियों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। अर्थात शक्तियों का विभाजन दोनों के लिए किया गया है और जब दोनों की बात आती है तो ये लक्षण जो है वो कौन सा कहलाता है, संघात्मक लक्षण कहलाता है। ये हो गया। अब हमको इसमें ही पढ़ना है कि जैसे मैंने कहा कि शक्तियों का विभाजन हुआ है केंद्र और राज्य के मध्य, ठीक है। ये शक्तियों का विभाजन 3 सूची के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। और ये सूची को क्या कहा जाता है, इस सूची को कहा जाता है संघ सूची या केंद्र सूची, संघ सूची या केंद्र सूची, इसे हम कहेंगे यूनियन लिस्ट। दूसरा राज्य सूची, दैट इज स्टेट लिस्ट। समवर्ती सूची, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए अब ये क्या होता है, अगर हमने कहा कि संघ सूची या केंद्र सूची, तो संघ सूची या केंद्र सूची क्या है कि संघ सूची ऐसी सूची है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय को क्या किया गया है, रखा गया है। द इश्यूज विच इज नेशनल इम्पॉर्टेंट है ना, उनको क्या किया गया, इसमें रखा गया है। साथ साथ इसमें एक चीज़ और भी नोट करेंगे कि मूलतः है ना, ओरिजिनली इसमें 97 इश्यूज थे, ठीक है। ओरिजिनली इसमें कितनी इश्यूज थे, 97 सब्जेक्ट्स थे जिस पे केंद्र क्या कर सकता था, कानून बना सकता था। लेकिन वर्तमान अगर बात करें तो वर्तमान में इसमें कितने विषय को रखा गया है, 100 विषय को रखा गया है। ये याद करने वाली एक बात है कि ओरिजिनली इट हैड 97 सब्जेक्ट्स बट एट प्रेजेंट दे आर 100 सब्जेक्ट इन सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। ये एक हो गया। अगर हम राज्य सूची की बात करें, ठीक है, तो राज्य सूची के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं कि राज्य सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जो प्रांतीय महत्व के होते हैं, जो प्रांतीय महत्व के होते हैं, ठीक है। और इस पे अगर देखा जाए कि इसमें कितने विषयों को रखा गया है, तो राज्य सूची में कुल प्रारंभिक अगर बात करें तो उसमें कितने विषय थे, प्रारंभ में इसमें 66 विषय थे। इनिशियली देयर वर 66 सब्जेक्ट्स इन स्टेट लिस्ट बट एट प्रेजेंट देयर आर 61 सब्जेक्ट्स इन स्टेट लिस्ट, ठीक है। अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जो राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों महत्व के होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, इश्यूज की बात करें, तो इनिशियली प्रारंभ में इसमें कितने विषय थे, 47 विषय थे, बट एट प्रेजेंट वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, ठीक है। ये बात तो हो गई। हम इसको और एक बार रिपीट करते हैं कि अगर हम संघ सूची की बात करते हैं या केंद्र सूची की बात करते हैं तो केंद्र सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। और एट द सेम टाइम ये लाइन भी अंडरलाइन करने वाली बात है कि केंद्रीय सूची में जो विषय रखे गए हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संसद को होता है, ठीक है। और ये बात भी एक लाइन नोट करने वाली बात है कि केंद्र सूची में जिन विषयों को रखा गया है उस पे जो कानून बनाया जाता है उसमें एक रूपता का सिद्धांत पाया जाता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटी, है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटी या एक रूपता के सिद्धांत की जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि संसद के द्वारा जो बनाया गया जो कानून होता है जो कि सेंट्रल लिस्ट पे है या यूनियन लिस्ट पे है, वो सभी राज्यों में क्या होता है या सभी राज्यों के लिए क्या होता है, वो एक समान होता है ना। जो लॉ स्टेट क्या बोलते हैं यूनियन लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट के विषय पे जो लॉ बनता है वो छत्तीसगढ़ के लिए भी एक समान होती है, वो एमपी के लिए भी होता है, और भारत के जो 28 राज्य हैं वो 28 राज्यों पर क्या होता है, वो एक समान लागू होता है। अर्थात इन विषयों पर एक रूपता का सिद्धांत काफी क्या रहता है, हावी रहता है या प्रभावी रहता है, ये बोलना ज्यादा सही रहेगा, ठीक
ठीक है। इसमें आपको कुछ बातें और नोट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको कहा ना कि इस केंद्रीय सूची पे या यूनियन लिस्ट पे अभी वर्तमान में कितने सब्जेक्ट्स हैं, 100 विषय हैं। ये 100 विषय तो हम याद नहीं कर सकते क्योंकि ये सच में थोड़ा सा असंभव लगता है ना, लेकिन हम कुछ मुख्य विषय को क्या करेंगे यहाँ डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में कई बार क्या किए जा चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। मुख्य विषय में अगर देखा जाए तो आपको बता दूं, याद करने वाली बात जो है, एक याद करेंगे रक्षा, दैट इज डिफेंस, रेलवे, ठीक है, सब नोट कर लीजिएगा, रक्षा, रेलवे, ठीक है, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, ठीक है, बीमा, इंश्योरेंस, ठीक है, बीमा, इंश्योरेंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नागरिकता, दैट इज सिटीजनशिप। ये भी केंद्र सूची का विषय आप देख भी रहे हैं कि वर्तमान में नागरिकता वाला जो प्रावधान अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, इस पर निर्णय जो ले रहे थे वो केंद्र ही ले रहे थे, है ना, और केंद्र का जो निर्णय होता है वो मानने के लिए भी राज्य क्या होते हैं, सामान्यतः वो बाध्य होते हैं, ठीक है, वो मानते ही हैं उसको। और अगर देखेंगे इसमें सब इंपॉर्टेंट है, नागरिक उड्डयन, सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट, इसको भी याद करेंगे। और अगर इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे तो इसमें आपको याद करना पड़ेगा कौन सा, विदेश अर्थात एक्सटर्नल अफेयर, है ना, ये भी केंद्र सूची का विषय है। इसको आप अच्छे से क्या करेंगे, याद करेंगे। संचार, दैट इज कम्युनिकेशन, है ना, संचार भी जो है वो भी किस सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय है, अर्थात सेंट्रल लिस्ट का इशू है। इसको भी आप क्या करेंगे, याद करेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट है, एक है वो है कौन सा, जनगणना, है ना, दैट इज सेंसस, है ना, सेंसस जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद करेंगे। ये भी किसका विषय है, केंद्र सूची का क्या है, ये विषय है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छे से याद करना है, देखिए जब हम पुलिस की अगर हम बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो ये स्टेट इशू होता है, ठीक है, ये स्टेट लिस्ट का इशू है, ठीक है। लेकिन अगर हम दिल्ली पुलिस की अगर बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली पुलिस की सूची का विषय है, दिल्ली पुलिस जो है वो संघ सूची का विषय। आप देखे होंगे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, लेकिन जो पुलिस है वो उनका सब्जेक्ट नहीं है, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत क्या है, वो आता है, ठीक है, समझ में आया बिल्कुल। और इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ इन चीज़ों को तो आप याद करेंगे ही करेंगे। और एट द सेम टाइम आपको एक चीज़ और अच्छे से याद करना पड़ेगा, वो कौन सा है कि इसमें कौन सा सिद्धांत पाया जाता है, एकरूपता। इस चीज़ को आप नोटिस करेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें मेंस वगैरह एग्जाम में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। एकरूपता, दैट इज यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, याद करेंगे। तो ये आपका कौन सा इशू हुआ, सेंट्रल लिस्ट के इश्यूज हुआ, और उसके बारे में मैंने आपको कह भी दिया, ठीक है। अगर रिपीट करूं तो मैं फिर से वही कहूंगा कि केंद्र सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और इन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संसद को होता है, और ये एक प्रकार से कहें कि वो केंद्र को होता है, ठीक है। और इसमें अगर विषयों की बात किया जाए तो मूल प्रारंभ में इसमें कितने विषय थे, 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय को रखा गया है। और इन विषयों में क्या है, एकरूपता का सिद्धांत या यूनिफॉर्मिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या है, पाया जाता है ना। और साथ में आप इन चीज़ों को क्या करेंगे, याद करेंगे कि मुख्यतः 100 में जो इतने काम के हैं, जो अति काम के हैं, वो चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं राज्य सूची पर। स्टेट लिस्ट ऑब्वियस है, पहले भी मैंने कह दिया कि राज्य सूची में उन विषयों को रखा गया है जो प्रांतीय महत्व के होते हैं, जो प्रांतीय महत्व के होते हैं, और इन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्य विधानमंडल को होता है, स्टेट लेजिस्लेचर। किनको होता है, राज्य विधानमंडल को क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। सामान्य परिस्थितियाँ, ये सामान्य परिस्थिति कहने के पीछे भी एक कारण है कि सामान्य परिस्थितियों में जो राज्य सूची के विषय पे जो कानून है वो राज्य विधानमंडल अर्थात स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है, बनाता है, ठीक है।
ये बात आप याद करेंगे। दो इसमें 8 मैंने कहा कि प्रारंभ में इसमें कितने विषय थे, प्रारंभ में इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। जो जैसे हमने केंद्र सूची के पढ़ते वक्त हमने कहा कि इसमें एकरूपता का सिद्धांत पाया जाता है, राज्य सूची के विषय में आप देखेंगे इसमें विविधता अर्थात डाइवर्सिटी है ना पाया जाता है। इसका क्या अर्थ है, विविधता कहने का अर्थ क्या हुआ, विविधता कहने का अर्थ यह है कि आप देखेंगे राज्य सूची के विषय जो होते हैं या राज्य सूची के जो विषय पे कानून बनाए जाते हैं वो हर राज्यों पे थोड़ा बहुत उसमें क्या मिलता है, वेरिएशन मिलता है, थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा नहीं, अगर हम पंचायत को ही ले लें, अगर हम पंचायत को ले लें जो कि राज्य सूची का विषय है, पंचायत में हर राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षण का देखिए प्रावधान क्या है, अलग अलग है ना। जैसे हमारे स्टेट में जो है वो 50% है जो महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है, किसी और राज्य में हो सकता है 1/3 महिलाओं का आरक्षण मिला है। मतलब इसमें अलग अलग राज्यों में क्या रहती है, अलग अलग प्रावधान इसके अंतर्गत शामिल रहता है, अर्थात इसमें विविधता क्या है, पाया जाता है। डन। अगर हम विषयों की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ विषयों की बात करें तो मैंने कहा 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। अगर इन पे फोकस करें कि कौन कौन से विषय इसमें शामिल है तो मैं आपको बता दूं, जो आपको याद करना है वो याद करना है कौन सा, पहला कृषि एग्रीकल्चर, ठीक है। कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। दूसरा है पुलिस, जिसको हम कह सकते हैं क्या, लॉ एंड ऑर्डर, जिसे हम कानून व्यवस्था कहते हैं, ठीक है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ याद करेंगे, कृषि पुलिस, और उसमें ही अब कानून व्यवस्था को आप जोड़ सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, ठीक है। अगला जो है उसको याद करना है, जो हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी में भी पूछा जा चुका है, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज, ये भी किसका है, राज्य सूची का क्या है, ये विषय है, ठीक। भू राजस्व है ना, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व, ये भी किसका विषय है, राज्य सूची का क्या है, ये विषय है, ठीक है। स्थानीय शासन, जैसे पंचायती राज ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं, स्थानीय शासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय शासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है रेलवे पुलिस, कौन सा, रेलवे पुलिस, ये थोड़ा सा अलग लगता है, ठीक है। रेलवे पुलिस को भी आपको याद करना है ना, कि हमको सामान्यतः हम पढ़ते हैं रेलवे जो है वो केंद्र सूची का विषय, लेकिन अगर रेलवे पुलिस की अगर हम बात करें तो रेलवे पुलिस जो है ये स्टेट लिस्ट का क्या है, इशू है। आप चाहो तो और भी याद कर सकते हो, लेकिन ये कुछ ऐसी प्रोमिनेंट चीज़ें हैं दैट यू मस्ट नो, आपको ये मालूम होना ही चाहिए कि ये कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची में क्या है, शामिल है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। साथ में मैंने कहा कि इन पे कानून जो है सामान्य परिस्थिति में क्या है, वो राज्य की विधानसभा ही या राज्य का विधान मंडल जो है वो बनाती है, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, राज्य सूची के विषय। अब आते हैं हम किस पे, अगली सूची पर, ठीक है। उसके बाद हम कुछ बातें और डिस्कस करेंगे इसके संदर्भ में। तीसरा विषय है वो कौन सा है, या तीसरी सूची जो है वो है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों महत्व के विषय को रखा गया है, ठीक है। और इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र और राज्य अर्थात संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को क्या है, दिया गया है। लेकिन एक बात इसमें और भी नोट करने वाली बात है कि कानून को लेकर, मतलब मान लीजिए किसी कानून, कोई कानून बना समवर्ती सूची के किसी विषय पर, अगर कानून को लेकर केंद्र और राज्य में किसी प्रकार का गतिरोध हो, किसी प्रकार का गतिरोध हो, उनमें किसी विवाद की स्थिति हो, इन दैट कंडीशन द सेंट्रल लॉ विल बी डोमिनेंट ओवर स्टेट लॉ। उस समय क्या हो जाता है, जो केंद्र का जो कानून है अर्थात जो संसद द्वारा, यहाँ केंद्र से ज़्यादा बोलना संसद ज़्यादा सही रहेगा, कि संसद द्वारा बनाया गया कानून ही क्या रहेगा, अभिभावी रहेगा, या उसी को क्या दिया जाएगा, मान्यता दिया जाएगा, वैलिडेशन उसको दिया जाएगा। प्रारंभ में इसमें कितने विषय थे, प्रारंभ में इसमें 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। अब ये बहुत एक सोच का विषय है कि इसमें अचानक से कि कैसे बढ़ गए, तो इसी के बारे में ही हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि इसमें कौन कौन से मुख्य विषय जो आपको याद करना है, ठीक है। मुख्य विषय की अगर बात करें तो इसमें आपको
बहुत सारी चीज़ें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, लेकिन एट द सेम टाइम आपको इसमें याद करना पड़ेगा कौन कौन सा, कि 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1946, है ना, मीन्स बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946 के द्वारा राज्य सूची के, ठीक है, राज्य सूची के 5 विषय को क्या किया गया, इसमें शामिल किया। मतलब देखिए 47 था, ये जो 52 हुआ, ये 52 जो 5 बढ़े, ये 5 कौन से विषय थे और कहाँ से लाए गए, तो 5 कौन थे वो तो हम देखेंगे, लेकिन ये जो 5 इसमें शामिल किया गया वो राज्य सूची के क्या थे, वो विषय थे। ये 5 विषय कौन कौन से वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये है कौन सा, शिक्षा, एडुकेशन, ठीक है, वन दैट इज फॉरेस्ट, तीसरा वन्य जीव तथा पक्षियों का संरक्षण, वन्य जीव तथा पक्षियों का संरक्षण, फिर आप याद करेंगे इसमें नाप तौल, ये 4 हुआ, और एक जो आपको याद करना वो कौन सा है, न्याय प्रशासन, ठीक है, न्याय प्रशासन। ये 5 ऐसे इश्यूज हैं या ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946 के द्वारा यह राज्य सूची से किस में शिफ्ट किया गया, इसको समवर्ती सूची अर्थात कॉन्करेंट लिस्ट में क्या किया गया, शामिल किया गया। कौन कौन सा एक बच्चे से याद कर लेंगे, शिक्षा, वन, वन्य जीव तथा पक्षियों का संरक्षण, नापतौल और न्याय प्रशासन, एडुकेशन, फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, ठीक है, नापतौल, वे एंड मेजरमेंट, और न्याय प्रशासन दैट इज जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये कुछ ऐसे विषय हैं जो क्या किए गए, अभी समवर्ती सूची में शामिल है, पहले ये राज्य सूची में शामिल हुआ करते थे। शिक्षा के संदर्भ में आप देखते हैं कि एक CBSE भी होता है, ठीक है, और एक स्टेट बोर्ड भी होता है ना, तो ऑब्वियसली दोनों ही क्या कर सकते हैं, इस पे कानून बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब हमको इसमें एक चीज़ देखना है कि जो आपको इसका कंक्लूजन निकालना है, वो कंक्लूजन ये है कि हमने ये तो कह दिया कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का जो बंटवारा है ये कैसा लक्षण है, संघात्मक लक्षण है, ये तो हमने कह दिया है भी, क्योंकि शक्तियों का विभाजन जो है वो दोनों के मध्य में किया गया। लेकिन अगर आपने अभी तक चीज़ों को देखा, एनालिसिस किया, तो आपको ये बात अच्छे से मालूम होना चाहिए कि केंद्र जो है ना, केंद्र जो है वो क्या है, हावी होता है। केंद्र जो है वो क्या होता है, हावी होता है, या यूँ कहें कि एकात्मकता, इसको ये कहने से ज़्यादा सही होगा, एकात्मकता जो है ये क्या रहती है, डोमिनेंट रहती है, प्रभावी रहती है। कौन प्रभावी रहता है, अगर मैं एकात्मकता की अगर हमें बात करूं तो कौन प्रभावी होता है, तो यहाँ केंद्र क्या होता है, प्रभावी होता है। किस अर्थ में हम कह सकते हैं कि केंद्र प्रभावी होता है, तो कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि केंद्र जो है वो उसको ज़्यादा शक्तियाँ मिली हुई है इस संदर्भ में भी। तो देखिए कौन कौन सा है, पहले आप इसमें लिख सकते हो कि अगर हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की अगर बात करें अर्थात विषयों की संख्या की अगर हम बात करेंगे, तो भी हम देखते हैं कि केंद्र के पास जो है वो ज़्यादा क्या है, विषय रखे हुए हैं। केंद्र के पास देखिए आपने 100 विषय है, और राज्य सूची के पास कितने, राज्यों के पास कितने विषय है, राज्यों के पास जो है वो 61 विषय है। तो मतलब यहाँ भी एक प्रकार से केंद्र को क्या मिला हुआ है, ज़्यादा प्राधान्यता या ज़्यादा उनको प्रोमिनेंस क्या हुआ है, मिला हुआ है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला हुआ है, ठीक है। तो ये पहली बात हो गया। दूसरी बात आपको अच्छे से याद करना है कि राज्य सूची के विषयों में भी केंद्र की बहुत क्या रहती है, दखल अंदाजी हो सकती है। कैसे हो सकती है, उसके लिए भी कुछ आधार हैं। जब आप केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगा कि किन परिस्थितियों में केंद्र जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रीफ में अगर मैं कह दूँ तो देखिए कि अगर आप केंद्र राज्य संबंध पढ़ोगे और आर्टिकल अगर 249 की अगर आप बात करते हो, किसकी बात करते हो, आर्टिकल 249 की अगर बात करते हो, तो ये क्या कहता है कि
राज्यसभा को एक क्या मिला है, एक एब्सोल्यूट या आत्यंतिक अधिकार मिला हुआ है। वो अधिकार राज्यसभा को, नॉट लोकसभा ना, क्या है वो आत्यंतिक अधिकार कि राज्यसभा अगर उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के, है ना, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के, प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स जो होते हैं, सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर यह प्रस्ताव पारित कर दे, यह संकल्प पारित कर दे कि राज्य सूची का विषय जो है वो राष्ट्रीय महत्व का है और उस पर केंद्र की संसद को क्या करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में संसद क्या कर सकती है, राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। और केंद्र के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए गए ये कानून जो है वो 1 वर्ष तक क्या रहता है, प्रभावी रहता है। और इस कानून को अगर आगे फिर से बढ़ाना होता है तो राज्यसभा के द्वारा इस प्रकार फिर से संकल्प पारित करना होता है और इस प्रकार संकल्प पारित करके एक बार में अधिकतम 1 वर्ष क्या कर सकते हैं, फिर से वो बढ़ा सकते हैं। मतलब घुमा फिरा के बात वही हुआ कि केंद्र को या संसद कहना ज्यादा सही रहेगा कि उसको राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है। कैसे कहा मैंने, आर्टिकल 249 के अधीन अगर राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय जो है वो राष्ट्रीय महत्व का है और इस पर संसद को क्या करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, तो इन दैट कंडीशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ओवर स्टेट इश्यूज या ऑन स्टेट इश्यूज। ये समझ में आया। दूसरा हम बोल सकते हैं आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 250, ठीक है, आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 क्या कहता है, आर्टिकल 250 कहता है कि जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है ना, जब इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड होती है, ठीक है, जब आपातकाल की घोषणा होती है उस समय संसद को राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। मतलब फिर से वही बात कि केंद्र को क्या मिल गई, ज्यादा प्राथमिकता मिल गई और ये कैसा लक्षण हुआ, एकात्मक लक्षण हुआ, ठीक है। तो मतलब जब इमरजेंसी प्रिवेल लागू होती है उस समय केंद्र को या संसद को अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची के विषय पे क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, ठीक है। और तीसरा अगर हम अब बात करें तो आर्टिकल 252 है ना, आर्टिकल 252, आर्टिकल 252 क्या बोलता है, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का विधानमंडल, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का विधानमंडल यह संकल्प पारित कर दे कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर क्या करे, कानून बनाए, तो संसद क्या कर सकती है, उस विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। साथ में ये भी बात कर दूं कि ऐसी विधि केवल जो राज्य संकल्प पारित करते हैं केवल उन्हीं पर क्या होता है, लागू होता है। अगर बाकी राज्य चाहे तो भी उसको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और ये बात और नोट करने वाली बात है कि ऐसी विधि में मैंने कहा ना, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल ने एक संकल्प पारित करने कर जो केंद्र को या संसद को कानून बनाने का जो प्रस्ताव देते हैं या निवेदन करते हैं और संसद अगर उन विषयों पर कानून बना देती है तो ऐसे विधि में कोई भी अगर संशोधन करना है या उसको परिवर्तन करना है, अगर उसमें कोई अमेंड करना है ना, या उसको ऑल्टर करना है, परिवर्तन करना है या उसको निरसन करना है, मतलब उसको हटाना है, रिपल करना है, तो वो भी कौन कर सकेगी, संसद ही कर सकेगी, ठीक है। तो ये आप इसमें के सेकंड वाले पॉइंट में क्या किया, आपने याद कर लिया कि इन चीज़ों पे केंद्र को क्या मिला हुआ है, वरीयता मिला है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है अवशिष्ट शक्तियाँ, इसको आपको देखना है। अवशिष्ट शक्तियाँ दैट इज रेजिडुअल पावर, रेजिडुअल पावर जो कि आर्टिकल 248 में क्या है, डिस्क्राइब्ड है। ये रेजिडुअल पावर क्या होता है, रेजिडुअल पावर मतलब देखिए हमारे संविधान निर्माता जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ये कितने दूरदर्शी थे। वो भविष्य के लिए किसी प्रकार के कोई भी विवाद क्या नहीं करना चाहते थे, छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑब्वियस है कि उन्होंने जिन इश्यूज को, जिन सब्जेक्ट्स को लिस्ट में मेंशन किया, हो सकता है आगे और भी कोई नए इश्यूज क्या हो सकते, जनरेट हो सकते। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते उन्होंने एक और सूची बनाई जिसे क्या कहा गया, अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअल पावर। ये रेजिडुअल पावर क्या होता है कि ऐसे विषय जो संविधान के किसी भी सूची में वर्णित नहीं है ना, उन विषयों को किस में रखा जाता है, अवशिष्ट विषय कहा जाता है। और उनको अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत अगर हम बात करें
तो केंद्र को अर्थात संसद को क्या मिला है, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का क्या मिला है, अधिकार प्राप्त है। ये अवशिष्ट शक्तियां प्योरली कैसा लक्षण है, एकात्मक लक्षण, क्योंकि ऐसे विषय जो किसी भी सूची में मेंशन नहीं है उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है और इस अधिकार को अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है, जो आर्टिकल 248 के अंतर्गत मेंशन है। तो ये रहा आपके 7वीं अनुसूची के क्या कुछ प्रमुख बातें, जो आप सारी चीज़ों को क्या करेंगे, अंडरलाइन करके आप अच्छे से इसको नोट्स बना के, जैसे मैंने कहा आपको, उन चीज़ों को नोट करके आप एक अच्छा नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगली अनुसूची पर आते हैं। अगली अनुसूची जो है वो 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल। 8वीं अनुसूची, ये 8वीं अनुसूची क्या है, 8वीं अनुसूची जो है ये संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। ठीक है, रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें कुछ कुछ बातें आप अच्छे से नोट कीजिए। पहला पॉइंट अगर आप नोट करना पड़े तो नोट आप इस प्रकार कर सकते हो कि मूल रूप में, है ना, मूल रूप से इस अनुसूची में 14 भाषाएं थी। मूल रूप से इस अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेजेस, किंतु वर्तमान की अगर बात किया जाए, वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में इसमें जो है वो 22 भाषा है। एट प्रेजेंट देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब जो सवाल उठता है कि 14 भाषाएं मूल संविधान में था, अब वो 22 हो गया, तो बाकी जो भाषा मतलब 15वीं भाषा, 14 भाषाएं तो मूल संविधान में था, 15वीं भाषा, है ना, 16वीं भाषा, 17वीं, ये किस प्रकार से जुड़ा? तो ऑब्वियस है ये किसी ना किसी संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या किया गया होगा, इनको जोड़ा गया होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची जो कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से क्या है, संबंधित है, विच इज रिलेटेड टू द रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैज बीन मेड स्टिल इन 8th शेड्यूल, अब तक इसमें कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो आपको याद रखना है कि 8वीं अनुसूची से कुल 4 संविधान संशोधन क्या है, संबंधित है। 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आर रिलेटेड टू 8th शेड्यूल। वो कौन कौन सा है ना? पहला आप याद करेंगे 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, है ना, इसको याद करेंगे। ठीक, दूसरा आप याद करेंगे 71वां, ठीक है, 71st 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। हम फिर देखेंगे कौन कौन से लैंग्वेजेस है। ठीक है, उसके बाद आप याद करेंगे 92nd, कौन सा, 92nd मतलब 92वां संविधान संशोधन, इस 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, और एक आपको और याद करना पड़ेगा 96वां संविधान संशोधन 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ था, 2011। कब हुआ था? ये 2011 में क्या है, ये हुआ था। तो ये 4 संविधान संशोधन जो है ये आपके भाषाओं से क्या है, संबंधित है, जो कि 8वीं अनुसूची में क्या किया गया, शामिल किया गया। कौन कौन सा? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, ठीक है, 71 अर्थात 71वां संविधान संशोधन 1992, 92वां संविधान संशोधन 2003 और 96वां संविधान संशोधन 2011। ये 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से लैंग्वेजेस जोड़े गए? तो 21वां संविधान संशोधन में यहां लिख रहा हूं, अगर मैं 21वां संविधान संशोधन कहूं, इसके द्वारा जो 15वीं भाषा है, क्योंकि 14वीं तो थी, 14 तो था, जो 15वीं था वो कौन सा जोड़ा गया, सिंधी। कौन सा जोड़ा गया, सिंधी को क्या किया गया, 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन, 21वां। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई 71 के द्वारा, 3 भाषाएं आप याद करेंगे। उसको याद करने का तरीका क्या है, नमक, ये काफी कॉमन बात है, सब जानते होंगे। नमक, नमक मतलब न मतलब क्या हुआ, न मतलब हुआ आपका नेपाली। ठीक है,
म मतलब क्या हुआ? मणिपुरी। और का मतलब क्या हुआ? कोंकणी, जो गोवा और आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है ना। कोंकणी लैंग्वेज गोवा और उसके आसपास के क्षेत्र में बोला जाता है। तो 71 वाक्य के द्वारा ये 3 लैंग्वेजेस जोड़ा गया। कौन कौन सा? नमक करके याद रखेंगे, न फॉर नेपाली, एम स्टैंड्स फॉर मणिपुरी एंड के स्टैंड्स फॉर कोंकणी। डन। अगर हम 92वां संविधान संशोधन बोले, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो इसके द्वारा कुल 4 लैंग्वेजेस को क्या किया गया? जोड़ा गया था। ठीक है, वो 4 लैंग्वेज कौन कौन सा है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, आपको मालूम है बोडो जो है ये असम में बोली जाती है। ठीक है, डोगरी की अगर बात करें ये जम्मू कश्मीर हिमाचल के आसपास क्या है ये बोली जाती है। संथाली जो है वो झारखंड में बोली जाती है और जो मैथिली है वो जो है वो बिहार में बोली जाती है। तो ये 4 लैंग्वेजेस कौन कौन सा? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। देखिए बोडो, डो से फिर स्टार्ट कर लीजिए क्या? डोगरी। याद करने का तरीका है और ये काफ़ी सिमिलर साउंड करता है, मैथिली एंड संथाली। ठीक है, तो ये दोनों 4 लैंग्वेजेस जो है वो 92 के द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आप बोलोगे कि ये 14 थे, ये 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तो हो गया। फिर 96वां क्या किससे संबंधित है? तो 96वां संविधान संशोधन जो है उसमें आपको याद करना है कि जो उड़िया है, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, जो उड़िया है, उड़िया भाषा के लिए 8वीं अनुसूची में किस शब्द का प्रयोग किया गया? ओड़िया। किसका किया गया? ओड़िया। ओड़िया शब्द का जो है ये क्या किया गया? 8वीं अनुसूची में प्रयोग किया गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा शायद अलग लिखाऊंगा ये, हाँ ये ओड़िया। ठीक है, ओड़िया शब्द का क्या किया गया है? इसमें प्रयोग किया गया है। आप कोशिश इसमें ये लिखिए, मतलब इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है। ये ओड़िया था, अब ये क्या हो गया? ओड़िया। ठीक है, ये क्या हो गया? ओड़िया हो गया। शायद मैं उल्टा लिखा हूं, ये ऐसा होगा, ओड़िया था, इसमें डी कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब जो ये है लैंग्वेजेस में क्या केवल उसके शब्द व अक्षर को क्या किया गया? बदला गया। तो इस प्रकार जो है ये 4 संविधान संशोधन जो है ये भाषा से क्या है? संबंधित है। अब जो 22 भाषा है, जो इसमें 22 भाषा है उसको आपको याद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपके मेंस में भी है। अब अभी तक तो आया नहीं है, मतलब अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन कभी भी किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है या 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा क्या बताऊंगा? ट्रिक बताऊंगा। आप उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो 22 भाषा आपको याद करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। देखिए, हम 22 भाषा को याद करने के लिए क्या करेंगे? हम ABCD करके क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे। देखिए अच्छे से देखिएगा, ए से जो अगर आप भाषा की बात करेंगे तो केवल एक भाषा देखेंगे, वो है कौन सा? असमिया। अच्छे से याद करेंगे इसको ना, A फॉर असमिया। B से अगर देखेंगे तो B से आप 2 भाषा देखेंगे, B2 करेंगे। ठीक है, B2 कौन कौन सा? एक आपका बंगाली और दूसरा बोडो। ठीक है, बंगाली और बोडो। ठीक है, ये हो गया। डी से एक, सी से कुछ नहीं है, फिर आप डी याद करेंगे। डी से कौन सा? डोंगरी। कौन सा? डी से डोंगरी। सी नहीं है ना, ए, B2 और डी हो गया। तीसरा अगर देखेंगे कौन सा? जी। ई नहीं है ना, सीधा किस में आएंगे? जी। जी पे क्या आएगा? गुजराती। जी फॉर गुजराती। जी के बाद आएंगे आप किस पे? एच पे। एच से क्या होगा? हिंदी। एच से क्या होगा? हिंदी। ओके, इजी है बहुत याद करना। उसके बाद K3, उसके बाद क्या याद करेंगे? K3। ठीक है, K3 में कौन कौन से लैंग्वेज आ जाएंगे? कन्नड़, कश्मीरी और कोंकणी। क्या क्या आ जाएगा? कन्नड़, कश्मीरी और कोंकणी। ठीक है, याद हो गया। K3 के बाद आप आएंगे किस पे? M4 पे। किस में? M4। M4 मतलब M से 4 लैंग्वेजेस है। कौन कौन से 4 लैंग्वेजेस है? एक है मराठी,
मलयालम, मणिपुरी और मैथिली। याद हो गया होगा। M से 4, M4 कौन कौन सा? मराठी, मलयालम, मणिपुरी और मैथिली। ठीक है, उसके बाद M के बाद आ जाएंगे N पर, N फॉर नेपाली, M फॉर नेपाली। ठीक है, उसके बाद आते किस पे? O फॉर, अब तो स्पेलिंग कैसा लिखना है आपको? ओडिया, D यूज करना है। ठीक है, क्या यूज करना है आपको? ओडिया। O हो गया। O के बाद आ जाते हैं P पर, P फॉर पंजाबी, P फॉर पंजाबी। ठीक है, याद करने का तरीका है। उसके बाद S3, उसके बाद क्या? S3 मतलब S से कुल 3 लैंग्वेजेस क्या होगा? यूज होगा। कौन कौन सा? एक तो संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत पहले से ही था, संस्कृत। दूसरा कौन सा हो जाएगा? सिंधी और संथाली। ठीक है, ये आपके 3 लैंग्वेज हो गए। एस के बाद आ जाएंगे, S3 के बाद T2 में कौन कौन सा आ जाएगा? तमिल और तेलुगु। और एक आएगा यू से क्या हो जाएगा? उर्दू। ठीक है, उर्दू। तो देखिए ये 22 भाषा है। कितना आसान है तरीका देखिए याद करने का। आप केवल ABCD करके आप याद करेंगे तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को याद कर सकते हैं। A फॉर असमिया, B2 से 2 लैंग्वेजेस से बंगाली और बोडो, D से डोंगरी, G से गुजराती, H से हिंदी, K3 में आप 3 लैंग्वेजेस याद करेंगे, कन्नड़, कश्मीरी और कोंकणी। M4 में आप 4 लैंग्वेज याद करेंगे, मराठी, मलयालम, मणिपुरी और मैथिली। N से क्या करेंगे? नेपाली। O से ओडिया, P से पंजाबी। S3 में 3 लैंग्वेजेस याद करेंगे, संस्कृत, सिंधी और संथाली। T2 से 2 लैंग्वेज याद करेंगे, तमिल एंड तेलुगु। और U से क्या करेंगे आप? उर्दू को क्या करेंगे? याद करेंगे। तो ये तो हो गया आपकी 8वीं अनुसूची की बात। लेकिन 8वीं अनुसूची के अलावा है ना, हम एक चीज़ और भी यहाँ क्या करेंगे? याद करेंगे, जो 8वीं अनुसूची का तो विषय नहीं है, लेकिन अन्य तथ्य में आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। और वो हुआ शास्त्रीय भाषा, दैट इज क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, हम इसको पढ़ लेते हैं। ये बार बार बोल रहा हूँ, ये शास्त्रीय लैंग्वेज जो है ये आपके 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, लेकिन आपको तब भी ये अन्य तथ्य में क्या कर सकते हो? आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि हम लैंग्वेज के बारे में ही बात कर रहे हैं। अन्य तथ्य में अगर देखेंगे तो अन्य तथ्य में हमने क्या पढ़ा? शास्त्रीय भाषा। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको बारे में आप कुछ बातें मैं बोलूँगा, आप उसको नोट करते रहिए। देखिए 2004 में, इन 2004 में सरकार ने भाषाओं की एक नई श्रेणी क्या की? घोषित की या शुरुआत की, ये बोलना चाहिए ना। इन 2004 द गवर्नमेंट हैज इंसेप्टेड अ न्यू कैटेगरी ऑफ द लैंग्वेजेस। ठीक है, इन 2004 है ना, 2004 में सरकार ने भाषाओं की एक नई श्रेणी की क्या की? शुरुआत की। और 2004 में ना, और 2006 में जिसे क्या कहा गया? शास्त्रीय भाषा कहा गया। और 2006 में सरकार ने शास्त्रीय भाषा के लिए कुछ कसौटी या कुछ क्राइटेरिया क्या किया? उसके लिए निश्चित किया कि किन किन क्राइटेरिया के आधार पर या कौन से क्राइटेरिया अगर कोई लैंग्वेज पूरा करता है तो उसको शास्त्रीय भाषा के दर्जा दिया जाएगा। विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, है ना। ये आपको देखना पड़ेगा। तो वो कसौटी कौन कौन से, वो क्राइटेरिया कौन कौन सा? पहला क्राइटेरिया है कि वो भाषा प्राचीन होनी चाहिए। वो भाषा कैसी होनी चाहिए? प्राचीन होना चाहिए। द लैंग्वेज शुड बी एंशिएंट। ठीक है, उसी में आप नोट करोगे कि जिसका न्यूनतम 1500 से 2000, जिसका न्यूनतम 1500 से 2000 वर्ष पूर्व कोई रिकॉर्ड या पाठ उपलब्ध हो। ठीक है, क्या कहा मैंने? पहला पॉइंट कि भाषा प्राचीन हो और जिसका 1500 से 2000 वर्ष पूर्व कोई रिकॉर्ड या पाठ उपलब्ध हो। ये पहला क्राइटेरिया हो गया। सेकेंड क्राइटेरिया इज भाषा का साहित्य या पाठ मूल हो, ओरिजिनल हो। द लिटरेचर और रिकॉर्ड ऑफ द लैंग्वेज शुड बी ओरिजिनल। और साथ में इसी में और एक और पॉइंट नोट करोगे कि यह किसी भी समुदाय या भाषा आदि से संबंध लिया नहीं जाना चाहिए। मतलब जो भी साहित्य इन लैंग्वेजेस में बना हो वो किसी भी समुदाय या किसी दूसरी भाषा से अडॉप्ट नहीं किया जाना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो है वो क्या है कि इसकी भाषा व साहित्य आधुनिक से क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए। इट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न लैंग्वेजेस।
ठीक है। अगर ये क्राइटेरिया अगर कोई भाषा पूरा करता है तो उसको शास्त्रीय भाषा का क्या दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। और अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, अगर प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट इसमें कुल कितने भाषा है जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो आपको याद करना है कि वर्तमान में 6 भाषा ऐसी है जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। मैं शास्त्रीय भाषा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि 8वीं अनुसूची में शामिल कौन कौन सी ऐसी भाषा है जिनको शास्त्रीय भाषा का क्या मिला हुआ है, दर्जा मिला हुआ है, या सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सी भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, सबसे नवीन शास्त्रीय भाषा का दर्जा क्या है, या वर्तमान में कितने शास्त्रीय भाषा इसमें शामिल है। तो टोटल 6 याद करेंगे, ठीक है। तो आप उनको नाम और ईयर वाइज याद करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा, तमिल, ठीक है। पहले क्या पढ़ेंगे आप, तमिल। इसको सबसे पहले क्या किया गया, शामिल किया गया, कब किया गया था, उसी समय 2004 में ही क्या किया गया, इसको शामिल किया गया तमिल को। तमिल के बाद शामिल किया गया किसको, संस्कृत को, ठीक है। संस्कृत कब शामिल किया गया, 2005 में। कब किया गया, 2005 में, ठीक है। उसके बाद याद करेंगे आप कौन सा, तेलुगु को कब शामिल किया गया, तेलुगु को शामिल किया गया 2008 में। और 2008 में ही एक और भाषा को शामिल किया गया, वो कौन सा था, कन्नड़, ठीक है। ये हो गया, ये भी 2008 ही है। और बच्चे अभी दो भाषा में, एक कौन सा है, मलयालम को शामिल किया गया 2013 में। कब शामिल किया गया, 2013 में। और लास्ट जो भाषा है वो कौन सी है, ओडिया। कौन सी है, ओडिया। इसको 2014 में क्या किया गया, शामिल किया गया है। तो इस प्रकार कुल 6 ऐसे भाषा है। और आप देख रहे हो ये सारी भाषा जो है वो आपके 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो बिल्कुल आप ये क्वेश्चन बिल्कुल रेलेवेंट हो जाता है कि कौन कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची की भाषा है जिसको शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। तो ये 6 लैंग्वेजेस है, कौन कौन सा, तमिल सबसे पहला 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, और 2008 में ही क्या है, कन्नड़ है, और 2013 में मलयालम, और 2014 में उड़िया को क्या है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8वीं अनुसूची से संबंधित कुछ बातें, और साथ में कुछ एडिशनल बातें जो भाषा से क्या है, संबंधित है। तो चलिए अगला अनुसूची देखते हैं, वो 9वीं अनुसूची। 9th शेड्यूल। जैसा हम जानते हैं कि 8वीं अनुसूची तक ही हमारे मूल संविधान में क्या था, शामिल था, है ना। मतलब जो आरंभ की जो 8 अनुसूची थी वो हमारे मूल संविधान में क्या था, उसको शामिल था। जो 9वीं अनुसूची है ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कि जब इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया। इट वॉज इंसर्टेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, संविधान में शामिल किया गया। साथ में एक बात आपको और नोट करना पड़ेगा, साथ ही प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुच्छेद 31B को भी क्या किया गया, शामिल किया गया। इन दोनों पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। साथ ही मैंने क्या कहा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही आर्टिकल 31B को क्या किया गया, संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। और आपको ये बात बता दूं, आर्टिकल 31B के तहत ही 9वीं अनुसूची का क्या किया गया है, सृजन किया गया। देखिए अच्छे से चीजों को देखिएगा ना, मैं क्या बोल रहा हूं। आर्टिकल 31B के तहत ही 9वीं अनुसूची का सृजन किया गया, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। तो मैंने क्या किया, 3 पॉइंट मैंने कहा। पहला, 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, संविधान में शामिल किया गया। और इसी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसी संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31B को संविधान में इंसर्ट किया गया, इसमें शामिल किया गया। और इसी आर्टिकल के तहत ही 9वीं अनुसूची का क्या किया गया, सृजन किया गया। अब ये आर्टिकल 31B है क्या, इसमें भी एक बात नोट करेंगे। तो आर्टिकल 31B क्या है कि आर्टिकल 31B कुछ विशेष कानून और विनियम के विधिमान्यकरण की क्या करता है,
चर्चा करता है। क्या कहा मैंने? कुछ विशेष कानून, दैट इज लॉ या एक्ट, कुछ भी बोलिए, कानून व विनियम, दैट इज रेगुलेशन के विधि मान्यकरण, वैलिडेशन, विधि मान्यकरण, वैलिडेशन की चर्चा करता है। It discusses some certain laws and it discusses the validation of certain laws and regulations, ठीक है, वो चर्चा करता है। ये बात आप नोट करोगे। साथ में आप ये भी नोट करोगे कि इस अनुसूची में, अच्छे से सुन लीजिए, इस अनुसूची में केंद्रीय तथा राज्य कानूनी की सूची शामिल की गई है। ठीक है, किस अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में क्या किया गया है? केंद्र तथा राज्य, केंद्र तथा राज्य के कानूनों की सूची क्या की गई है? शामिल की गई है, जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, विच कैनॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। ठीक है, जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो 9th शेड्यूल में ऐसे कानून जो कि राज्य के भी हैं और केंद्र के भी हैं, ऐसे कानून को शामिल किया गया जिनको न्यायालय में क्या नहीं किया जा सकता? चुनौती नहीं दी जा सकती। विशेषकर भूमि सुधारों से संबंधित जो कानून है, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, भूमि सुधारों से संबंधित जो कानून है, द लॉज, द एक्ट्स रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, आर इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल। उन कानूनों को क्या किया गया है कि इसमें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इतनी सारी बातों को आप प्रारंभिक तौर पे क्या करेंगे? याद करेंगे। यहाँ ये चीज़ें खत्म नहीं होती, इसमें हमको चीज़ें पढ़ना भी है कि ऐसी क्या परिस्थिति निर्मित हुई, ऐसे कौन से सिचुएशंस, कंडीशंस डेवलप हुए जिसके कारण संविधान में 9वीं अनुसूची को क्या करना पड़ा? शामिल करना पड़ा। ये हम सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन इसी में ही हम एक और पॉइंट को नोट करेंगे। वो कौन सा है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो 69% आरक्षण की बात हम करते हैं, है ना। तो हमको मैं बता दूं कि जो तमिलनाडु सरकार ने पिछड़े वर्ग, खासकर जो ST SC के लिए, है ना, किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो ST SC का या जो पिछड़े वर्ग जो है उनको जो 69% का जो आरक्षण का मामला है, ठीक है, 69% जो आरक्षण का मामला है वो 9वीं अनुसूची में क्या है? शामिल है। वो किस में शामिल है? 9वीं अनुसूची में शामिल है। और चूंकि ये 9वीं अनुसूची में शामिल है, इसलिए इसकी क्या नहीं की जा सकती? न्यायिक समीक्षा अर्थात जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू इसका नहीं किया जा सकता। मतलब तमिलनाडु में जो आरक्षण का प्रावधान जो 50% से भी क्या है? ज़्यादा है। जो गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के अनुसार जो आरक्षण की अधिकतम सीमा वो कितनी होनी चाहिए? 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन तमिलनाडु में जो है वो आरक्षण जो है वो 69 पर, जो रिजर्वेशन है वो 69% है। और चूंकि इस 69% का जो प्रोविजन है, ये जो प्रावधान है 9वीं अनुसूची के तहत इसको शामिल किया गया है, दैट इज वाई, इसी कारण इट कैनॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट एंड इट कैनॉट बी जुडिशियली रिव्यूड, है ना। और यही कारण है कि उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और साथ साथ इसका न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा भी इसकी नहीं की जा सकती। ये बात आप क्या करेंगे? आरंभिक तौर पर नोट करेंगे। अब आते हैं इसके पृष्ठभूमि या इसके बैकग्राउंड्स, इसकी पृष्ठभूमि या इसके बैकग्राउंड की ऐसी कौन सी परिस्थिति डेवलप हुई जिसके कारण ये 9वीं अनुसूची क्या करना पड़ा? शामिल करना पड़ेगा। तो हम इसको भी क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य, इसका जो ऑब्जेक्टिव या इसका जो मोटो है, ये भूमि सुधार से जुड़े कानूनों की न्यायिक समीक्षा से क्या करना है? इसको बचाना है। भूमि सुधारों से जुड़े जो कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना और साथ साथ टू एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ लैंडलॉर्डशिप, और साथ साथ जमींदारी प्रथा को क्या करना? समाप्त करना था इसका ये मुख्य उद्देश्य। तो आप उद्देश्य में क्या लिखोगे? तो उद्देश्य में पहला लाइन आप ये नोट करोगे कि इसका उद्देश्य भूमि सुधारों से जुड़े कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना और साथ साथ जमींदारी प्रथा को क्या करना? समाप्त करना था। अब
पृष्ठभूमि में देखेंगे, आपको ये भी अच्छे से मालूम है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पहले, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से पहले राइट टू प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये कौन सा अधिकार था? ये फंडामेंटल राइट था, अर्थात ये मूल अधिकार था। और आपको अच्छे से मालूम है कि मूल अधिकार जो है वो ऐसे अधिकार होते हैं जिसको राज्य किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं कर सकता, कर्टेल नहीं कर सकता, उसमें किसी प्रकार की कटाई या उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं कर सकता, मतलब उसका अल्पीकरण क्या नहीं है, संभव नहीं है। अगर मूल अधिकारों का अल्पीकरण होता, ये राज्य आपसे छीन लेती, स्ट्रिप्ट अवे, जिस मतलब छीन लेने की अगर हम बात करते हैं तो उसको क्या किया जा सकता है, न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। आप जानते हो कि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि आप कहाँ जाओगे। ठीक है, दोनों में से आप किसी भी कोर्ट में आप अपने मूल अधिकार के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप न्यायालय के शरण में जा सकते हो, है ना। मतलब मूल अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये बात तो एकदम प्रैक्टिकल बात है, ये आपको मिला हुआ है संविधान के द्वारा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो थी ये मूल अधिकार के श्रेणी में था, इट वॉज द फंडामेंटल राइट, है ना। मतलब 1978 के पहले की बात कर रहा हूँ। तो अगर राइट टू प्रॉपर्टी अगर आपका क्या रहेगा, अगर आपका मूल अधिकार है तो नियमतः इसको क्या नहीं किया जा सकता, इसको राज्य किसी भी रूप में क्या नहीं कर सकती, छीन नहीं सकती। लेकिन घटनाक्रम को अगर हम बात करें तो 1950 के दशक में, है ना, इन 1950 के दशक में क्या हुआ था, सरकार के द्वारा भूमि सुधारों को मतलब की तरफ काफ़ी ज़्यादा क्या दिया गया, ध्यान दिया गया था, जिसके तहत क्या हुआ था, जो ज़मींदार हुआ करते थे, है ना, जिनके पास अच्छी खासी भूमि हुआ करती थी और प्रायः वो सारी भूमि का क्या नहीं करते थे, उपयोग नहीं करते थे, है ना। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ज़मींदारों के, जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या रहती थी, भूमि रहती थी, है ना, और साथ साथ वो पूरी भूमि का क्या नहीं करते, उपयोग नहीं करते थे, कल्टिवेट नहीं करते थे। तो सरकार ने क्या किया, है ना, सरकार ने क्या किया, इस ज़मींदारी प्रथा जो लैंडलॉर्डशिप प्रैक्टिस, द प्रैक्टिस ऑफ लैंडलॉर्डशिप है, इसको समाप्त करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए क्या किया, जमींदारों से लैंड सीलिंग तथा अन्य माध्यम से जमीनों से को क्या करने लगे, सरकार ने उनसे लेने लगे, किससे, जमींदारों से। और जमींदारों को यह कह दिया गया कि आपके पास एक निश्चित भूखंड क्या रहेगी, उपलब्ध रहेगी, जो बाकी भूमि जो है वो आपको आपसे क्या कर ली जाएगी, ले ली जाएगी। और ले लेने के बाद जो लैंड टेनेंट्स होते हैं, जो लैंड टेनेंट्स होते हैं, है ना, जो उनको क्या कर दिया गया, वो दे दिया गया। तो ऑब्वियसली जमींदारों की भूमि थी, वो राइट टू प्रॉपर्टी है, उनका संपत्ति का अधिकार जो कि मूल अधिकार है, और वो सरकार क्या कर रही है, उनसे ले रही है ना। तो कहीं ना कहीं ये मूल अधिकारों का एक प्रकार से देखा जाए तो ये वायलेशन ही, इन्फ्रिंजमेंट है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, वो सीधा कहाँ पहुँच गए, अदालत पहुँच गए। और अदालत से भी उनको क्या मिलने लगा, ऑब्वियसली उनको काफ़ी संरक्षण मिल जाता है, क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये क्या होता है, मूल अधिकार है, और न्यायालय इसको क्या कर देती है, वापस कर देगी। तो जब इस प्रकार की परिस्थिति डेवलप हुई, उस कंडीशन में सरकार ने क्या किया, संविधान संशोधन का क्या किया, निर्णय लिया, और संसद ने क्या किया, प्रथम संविधान संशोधन किया संविधान में। और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा उसने क्या किया, आर्टिकल 31B का क्या किया, सृजन किया। आपको मालूम है जो फंडामेंटल राइट्स है वो 12 to 35 है, और देखिए आर्टिकल 31B इसी के ही अंतर्गत आ जाता है। तो आर्टिकल 31B का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सरकार ने क्या किया, सृजन किया। इसके तहत क्या किया गया है, यदि कोई लॉ पार्लियामेंट, इसमें क्या प्रावधान किया गया, यदि किसी लॉ को पार्लियामेंट 9 शेड्यूल में क्या करती है, इंक्लूड करती है, तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, भले ही वो किससे संबंधित हो, फंडामेंटल राइट से क्यों ना संबंधित हो। मैंने क्या कहा आपको, आर्टिकल 31B क्या कहता है कि आर्टिकल 31 के तहत यदि कोई कानून
अंडर आर्टिकल 31B, अंडर आर्टिकल 31B के तहत यदि किसी कानून को पार्लियामेंट ने, है ना, 9 शेड्यूल में क्या किया गया हो, डाल दिया गया हो, है ना, 9 शेड्यूल में उसको इंक्लूड किया गया हो, तो उसको क्या नहीं किया जा सकता, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस बात को बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी हमको देखना है, क्योंकि ये क्या किया गया, ये तो संविधान संशोधन के माध्यम से कर दिया गया, तो आपको यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस को भी आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए 2007 में, है ना, 2007 में IR एक केस आया था, तमिलनाडु का क्या था, एक संबंधित काफ़ी फेमस केस था। वो केस कौन सा था, IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य। कब आया था, ये 2007 में, इसको अच्छे से याद करेंगे। 2007 में कौन सा केस आया, IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु, IR कोएल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। इस केस में क्या किया गया है, ये निर्णय दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स या बेसिक स्ट्रक्चर, जिसे हम आधारभूत संरचना कहते हैं, है ना, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार या आधारभूत संरचना का उल्लंघन होने पर, है ना, वायलेशन होने पर, इन्फ्रिंजमेंट होने पर 9वीं अनुसूची में शामिल किसी विषय की क्या की जा सकती है, न्यायालय में उसको चुनौती दिया जा सकता है और उसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। ये किस केस में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2007 में IR कोएल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में क्या कहा गया कि अगर 9वीं अनुसूची में ऐसा कोई कानून है जो आधारभूत संरचना और फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है, वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो उसको भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और उसका भी क्या किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन उसका किया जा सकता है। इसको आपको याद रखना है। साथ में कोर्ट ने इसी केस में, है ना, IR कोएल्हो बनाम स्टेट ऑफ जो तमिलनाडु, बाद में ही ये निर्णय दिया कि इस अनुसूची में अर्थात 9वीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1973, ये डेट ऐतिहासिक डेट है, क्योंकि ये डेट केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का डेट है। आपको तो अच्छे से याद होगा ही, किसी दिन हम इस पे भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला था वो क्या था, इस पे भी हम क्या करेंगे, एक दिन डिस्कस करेंगे। हालांकि इसको मौलिक अधिकार में हम पढ़ते भी है, लेकिन देखेंगे किसी दिन अगर वीडियो बनाने का अवसर मिला तो इसको भी मैं आपको तक अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो कोर्ट ने IR कोएल्हो बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु बाद में ये निर्णय दिया कि इस अनुसूची में अर्थात 9वीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1973, है ना, मतलब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के जो बाद का समय है ना, उसमें जो निर्णय आए या निर्णय आने के बाद, मतलब 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को, 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और हमको ये मालूम है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले बाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत संरचना जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया था। बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का क्या दिया था, कंसेप्ट दिया था। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि आधारभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। आधार, अगर हम बहुत ही ब्रीफ में, ये भी काफ़ी एलेबोरेट इसका भी एक क्लास बनाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही संक्षिप्त में अगर मैं बात करूं तो आधारभूत संरचना वह संरचना है या वो विशेषता है जो संविधान को एक अनूठा स्वरूप क्या करता है, प्रदान करता है। यूँ कहूँ तो उसको जीवंत बनाता है, एनिमेटेड बनाता है, ठीक है। मतलब जिसके अभाव में संविधान की जो आत्मा है वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इन मतलब वो ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसके बिना हम संविधान की कल्पना नहीं कर सकते, या जिसके बिना संविधान की जो विशेषता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इन संरचना को क्या कहा गया, आधारभूत संरचना। और उसी आधारभूत संरचना में एक विशेषता है, कौन सा, न्यायिक समीक्षा।
न्यायिक समीक्षा भी क्या है, जुडिशियल रिव्यू जो है ये भी किसके अंतर्गत आता है, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। और कहीं ना कहीं 9वीं अनुसूची इस न्यायिक समीक्षा को क्या करता है, बाधित करता है। इसीलिए जो कि संविधान का उल्लंघन है, जो कि संविधान का उल्लंघन है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची में क्या होती है, शामिल होती है, तो उसकी क्या की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा अर्थात जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को या न्यायालय को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि न्यायिक समीक्षा जो है वो एक आधारभूत संरचना है या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें एक पॉइंट नोट करेंगे विशेष करके, जो कि प्रेजेंट सिनेरियो या वर्तमान परिदृश्य के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है कि हाल ही में रिसेंटली क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को मूल अधिकार नहीं माना। इसको अच्छे से सुन लीजिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को क्या नहीं माना, मूल अधिकार नहीं माना। दैट मीन्स प्रमोशन है ना, प्रमोशन इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, प्रमोशन इन द गवर्नमेंट सर्विसेज में आरक्षण को मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं माना। और तब से विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इस आरक्षण को संविधान में की 9वीं अनुसूची में डालने का बार बार क्या किया जा रहा है, मांग किया जा रहा है। तो ये आपका हुआ 9वीं अनुसूची। अब आते हैं अगली अनुसूची, वो है 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी आप अच्छे से सुनिएगा, चीज़ों को नोट भी कीजिएगा, ठीक है। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची क्या है, तो 10वीं अनुसूची की अगर बात किया जाए तो दल बदल के आधार पर जो सदन के सदस्य होते हैं, चाहे वो संसद के हो या राज्य विधानमंडल की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो दल बदल के आधार पर सदन के सदस्यों के निर्हरता या अयोग्यता के बारे में उपबंध करता है। क्या कहा मैंने, दल बदल क्या करते हैं, दल बदल के आधार पर देखिए, अगर इंग्लिश में अगर कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि इट मेक्स द प्रोविजन अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। अर्थात दल बदल के आधार पर सदन के सदस्यों की निर्हरता मतलब अयोग्यता के संबंध में उपबंध ये करता है ना। और इस अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया। इट वॉज इंसर्टेड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। राजीव गांधी सरकार के समय में, राजीव गांधी जी की जब सरकार थी केंद्र में, उस समय क्या किया गया, इस अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, या ऐसी कौन सी परिस्थितियां तत्कालीन राजनीति में काफ़ी हावी थी जिसके कारण इस प्रकार का प्रावधान संविधान में करना पड़ा। तो इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसका जो बैकग्राउंड है, मतलब क्या हुआ था कि जिसके कारण ये करना पड़ा। तो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो आपको मैं बता दूं कि आपने हालिया समय में आपने देखा कि ये जो विधायक हैं या जो सांसद हैं, खासकर राज्यों में ज़्यादा देखने को मिलता है कि ये क्या करते हैं, एक दल से चुन के आते हैं, ये फिर दूसरे दल में क्या होते चले जाते हैं ना। ये आपने हालिया समय में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, है ना। चाहे वो कर्नाटक के संदर्भ में आप देखें या रिसेंट जो, हालांकि मध्य प्रदेश वाला इशू थोड़ा सा अलग था, है ना, गोवा वाला इशू आपने देखा था, ठीक है, मणिपुर में देखा था। तो इस प्रकार की चीज़ें हम अक्सर हमको राजनीति में देखने को मिलती है। लेकिन भारतीय राजनीति में दल बदल की जो ये प्रवृत्ति कोई नई प्रवृत्ति नहीं है। ये आज के समय की बात नहीं कि केवल ये आज ही हो रहा है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। भारतीय राजनीति में दल बदल की जो प्रवृत्ति है ये कोई नई प्रवृत्ति नहीं है। राजनीति में इसका जो संबंध है वो काफ़ी पुराना है।
है, मतलब लंबे समय से ये चलता हुआ एक आ रहा एक ऐसी प्रावधान, एक ऐसी घटना है जो लंबे समय से क्या है चली आ रही है। और इसी संदर्भ में राजनीति में एक पुराना मुहावरा भी काफी क्या है फेमस है, कौन सा? आया राम और गया राम। आया राम और गया राम, ये काफी फेमस एक मुहावरा है जो राजनीति के संदर्भ में काफी ज्यादा चरितार्थ क्या है होती है। इसके संदर्भ में भी क्या है एक घटना है, वो घटना क्या है कि 1967 में आपको बता दूं, खासकर 1960 से लेकर अगर 70 का अगर दौर देखेंगे ना, ये काफी पॉलिटिकल टर्बुलेंस, मतलब एक राजनीतिक उथल पुथल का क्या था, ये काफी दौर था, ठीक है। तो आपको बता दूं 1967 को हम अगर एग्जैक्टली पॉइंट आउट करें कि इस साल एक बहुत स्पेसिफिक एक घटना देखने को मिली थी, वो क्या था? हरियाणा के एक विधायक थे, ठीक है। हरियाणा के एक विधायक ने एक ही दिन में उन्होंने क्या किया, 3 पार्टी को क्या किया था, उन्होंने परिवर्तन किया था, अर्थात 3 पार्टी में वो क्या हुए थे, शामिल हुए थे अलग अलग तरीके से, एक साथ नहीं। एक पार्टी को ज्वाइन किया, उसी दिन छोड़ के कि दूसरे पार्टी में क्या हो गए, शामिल हो गए, और फिर उसी दिन क्या हुए, वो तीसरी पार्टी में शामिल हुए। और उनका जो नाम था, उनका नाम था गयालाल। उनका नाम क्या था? गयालाल। और कहा जाता है इसी घटना से राजनीति में एक नई प्रवृत्ति, एक नई मुहावरा जो प्रोवर्ब है वो काफी ज्यादा फेमस हो गया। वो कौन सा था? आया राम गया राम, है ना। और जहाँ तक देखा जाए कि राजनीति की एक नई प्रवृत्ति को देखने को मिली, और 1900 मतलब एक नई प्रवृत्ति ने जन्म लिया, कहा जा सकता है कि ये बार बार जो दल बदल हो रहा है, क्योंकि इस साल जो देखेंगे 1967 में जो लगभग चौथी जो आम सभा की चुनाव हुई थी, इसमें केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन इसी अवधि में जो राज्यों में जो विभिन्न प्रकार के चुनाव हुए, इसमें अधिकतर राज्यों में जो है वो कांग्रेस की सरकार बन ही नहीं पाई थी, है ना। कांग्रेस की सरकार क्या नहीं हो पाई थी, बन नहीं पाई थी। कहा जाता है कि अधिकतर जो कांग्रेसी विधायक थे, है ना, जो कांग्रेसी एमएलएस थे, वो दूसरे दलों में क्या हो गए थे, वो चले गए थे। और ऐसा ये कार्य जो है दलों का जो अदला बदली वाली बात जो है ये बार बार क्या है वो हो रही थी, है ना। और ये कहा जाता है कि ऐसा माना भी जा रहा था कि विधायक किसी लालच की आड़ में, है ना, किसी टेम्पटेशन में, किसी लालच की आड़ में वो क्या कर रहे थे, दल बदल कर रहे थे। और इस प्रकार दल बदल करके बार बार वो अपनी पार्टी को या सरकार को राजनीतिक अस्थिरता में क्या कर रहे थे, वो डाल रहे थे, ठीक है। और इससे देश, इस दौरान जो अगर मैं बात करूं कि देश में, इससे देश के जो सही सच सोच वाले जो राजनेता थे, जो सही सोच वाले राजनेता जो थे, उनको क्या हुई, काफ़ी गंभीर चिंता हुई। ये जो बार बार जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का जो एक दौर चल रहा था, जो सही सोच वाले जो राजनेता थे, उनको इस संदर्भ में क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा चिंता उनको होने लगी थी कि ये बिल्कुल सही चीज़ हो नहीं रही है। और इसलिए क्या किया गया, समस्या के पड़ताल करने के लिए YV चौहान पैनल बना, ठीक है। YV चौहान पैनल क्या हुआ, बना था, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो YV चौहान पैनल की हम जो बात करें, यहाँ जो मैंने लिखा YV चौहान की, इसमें अगर देखेंगे कि इस पैनल की रिपोर्ट आने के बाद, है ना, इस पैनल की रिपोर्ट आने के बाद 70 के दशक में आपको 2 नाम याद करना पड़ेगा, एक उमाशंकर दीक्षित और दूसरा शांति भूषण। अब शांति भूषण जो है, ये जो वर्तमान में जो आप सुनते हैं प्रशांत भूषण, उन्हीं के क्या है, ये पिताजी हैं, ठीक है। तो YV चौहान पैनल की रिपोर्ट आने के बाद 70 के दशक में उमाशंकर दीक्षित और शांति भूषण के नेतृत्व में इस समस्या को, ये जो दल बदल की जो घटनाएं हो रही थी, इस समस्या को खत्म करने की कोशिश हुई, किंतु कोई भी कोशिश उनकी सफल नहीं हो सकी, ठीक है। और ये दौर क्या है, ये जो घटना ये लगातार चलता रहा। फिर इसको रोकने के लिए, ये जो दल बदल का जो प्रावधान चल रहा था, इसको रोकने के लिए कई कानून बनाने के कई सारे क्या किए गए, प्रयास किए गए। कई निजी सदस्य व सरकार के भी बिल क्या किए गए, सदन में कई दफ़ा क्या किए गए, प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई भी बिल क्या नहीं हो सका, पास नहीं हो सका। और अंततः राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया, इसमें संशोधन के लिए क्या किया, एक बिल क्या किया, प्रस्तुत किया। ये जो बिल था, ये दल बदल से क्या था, संबंधित था। और इस बिल को संसद के दोनों सदनों से क्या किया गया, पारित कर दिया गया। और पारित होने के पश्चात दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए संविधान में क्या किया गया, 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया।
संविधान में 10वीं अनुसूची को क्या किया गया, शामिल किया गया। तो ये वाली बात हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये काफी बार पूछा गया, तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। और ये किसके शासनकाल में या किसके सरकार के दौरान हुआ था, तो उस समय केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की क्या थी, सरकार थी, है ना। तो ये तो संविधान संशोधन हो गया। तो ये जो संविधान संशोधन हुआ, इस संविधान संशोधन का प्रभाव संविधान के किन अनुच्छेदों पर पड़ा। इस जो 52वां संविधान संशोधन हुआ, दल बदल से संबंधित जो था, ये संविधान के किस अनुच्छेदों पर क्या किया, प्रभाव डाला। तो कौन कौन सा अनुच्छेद, आपको 4 अनुच्छेद याद रखना है। कौन कौन सा, 101, ठीक है, 102, है ना, ये दोनों जो है ये संसद के संदर्भ में है, ठीक है। और साथ में आपको याद रखना है 190 और 191, ये स्टेट लेजिस्लेचर के संदर्भ में है। ये सारे अनुच्छेद दल बदल के आधार पर जो संसद सदस्य हैं या विधायक हैं, उनके अयोग्यता संबंधी प्रावधानों का क्या करता है, निर्धारण करता है। ये आपको याद रखना है 4 अनुच्छेदों के संदर्भ में, ठीक है। लेकिन आपको ये बात बता दूं, ये जो दल बदल का जो ये प्रावधान है, ठीक है, ये किसी दल के उन सदस्यों के ऊपर लागू होता था जो सदन के सदस्य थे, ठीक है। मान लीजिए मैं किसी पार्टी को बिलोंग करता हूं, मान लीजिए मैं किसी पार्टी को बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं ना तो संसद का सदस्य हूं और ना ही मैं किसी विधानसभा या ना तो मैं विधानमंडल का सदस्य हूं। तो ये कानून जो है मुझ पर लागू नहीं होगी। मतलब दल बदल का कानून केवल उन्हीं के ऊपर लागू होगी जो या तो सांसद होंगे या तो वो क्या होंगे, विधायक होंगे। ये केवल उन्हीं के ऊपर क्या होती है, लागू होती है। आम जो पार्टी के सदस्य होते हैं, आम सदस्य जो संसद के सदस्य या यूं कहे सदन के सदस्य नहीं होते, चाहे वो राज्य का हो या वो संसद का हो, ठीक है, उसके अगर सदस्य नहीं है, ठीक है, तो उनके ऊपर क्या नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि इसके प्रावधान, इस अधिनियम के प्रावधान क्या क्या है, ठीक है। तो प्रावधान को हम 3 बिंदु पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। प्रावधान मतलब अयोग्यता संबंधी प्रावधान। अयोग्यता संबंधी प्रावधान को हम 3 आधार पे डिस्कस करेंगे। वो 3 आधार कौन कौन सा होगा। पहला जो आप नोट करेंगे वो है सदन के राजनीतिक दल के सदस्य, ठीक है। दूसरा सदन में निर्वाचित निर्दलीय सदस्य, और तीसरा सदन के मनोनीत सदस्य। इस 3 आधार पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला सदन के राजनीतिक दल के सदस्य, है ना, पॉलिटिकल मेंबर ऑफ द हाउस। दूसरा सदन में निर्वाचित निर्दलीय सदस्य, ठीक है, इलेक्टेड इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द हाउस। और तीसरा सदन के मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाउस। तो देखिए पहले हम इसको देखते हैं कि सदन के राजनीतिक दलों के सदस्यों के दल बदल से संबंधी अयोग्यता कैसे निर्धारित होगी या किस आधार पर होगी। पहला आधार ये है कि अगर किसी राजनीतिक, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सदन के सदस्य के लिए है ना, अब मैं बार बार सदन शब्द यूज नहीं भी करूँ तो भी आपको ये बात समझना पड़ेगा कि मैं सदन में जो निर्वाचित होकर आए हैं उनके लिए बात की बात, चाहे वो संसद के हो या राज्य विधानमंडल के हो, ठीक है। पहला ये है कि अगर वह राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से क्या करता है, त्याग करता है ना। अगर वो स्वेच्छा से मतलब वॉलेंटरली, अगर वो खुद उसको लगता है कि नहीं मुझे इस दल में अब नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे इस दल को क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, तो अगर वो त्याग करता है तो भी उसकी क्या होगी, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ए कोई पार्टी का सदस्य, मान लीजिए वर्तमान संदर्भ में मान लीजिए वो कांग्रेस का सदस्य मान लीजिए, ठीक है, वो कांग्रेस का क्या है, सदस्य मान लीजिए, ठीक है।
कांग्रेस का सदस्य है, तो मान लीजिए अगर वो कांग्रेस की सदस्यता क्या करती है, वो त्याग देती, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या किसी भी पार्टी का हो, ठीक है, वो सदस्य है, अगर वो उस पार्टी से ही क्या करता है, वो त्यागपत्र दे देता है, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी पार्टी से ही, पार्टी के टिकट पर ही क्या करता है, वो चुनाव लड़कर आता है, तो अगर वो पार्टी से रिजाइन करता है तो क्या हो जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं यदि वो राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से क्या करता है, त्याग देता है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरा याद कीजिए कि बिना दल की अनुमति के अगर वो सदन में मतदान से अनुपस्थित रहता है, इफ़ ही एब्सेंट हिमसेल्फ, अगर वो अपने आप को अलग करता है फ्रॉम द वोटिंग इन द हाउस, है ना, अगर वो स्वयं को वोटिंग से, जैसे ये क्या मामला है, जैसे मान लो किसी विषय पे क्या होना है, सदन में चर्चा के उपरांत मतदान होना है, दल ने क्या कहा कि आपको उसमें क्या करना है, उपस्थित रहना है, और वो अगर अनुपस्थित रहता है बिना सूचना दी या रेलेवेंट रीजंस के, है ना, और पार्टी अनुमति नहीं भी दी है मान लो उसके अनुपस्थित होने के लिए, और वो अनुपस्थित होता है, अगर वो, फिर से मैं कह रहा हूँ कि बिना दल की अनुमति के अगर वो सदन में मतदान से क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो भी उसकी सदस्यता क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। लेकिन इसमें एक और लाइन में जोड़ूंगा, या यूँ कहें कि वो दल के निर्देश के विरुद्ध, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है व्हिप, जैसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, व्हिप का मतलब क्या होता है, दलीय आदेश, जो पार्टी के द्वारा जो आदेश, जो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उस आदेश के विरोध में जाकर अगर वो मतदान करता है, ठीक है, अगर वो उस दलीय आदेश के विरोध में जाकर क्या करता है, मतदान करता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए वर्तमान में जैसे राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार है, मान लो किसी मुद्दे पर सदन में क्या होना है, चर्चा होना है, चर्चा के बाद क्या करना है, मतदान होना है, और पार्टी ने क्या कर दिया, कांग्रेस की पार्टी ने अपने जितने भी विधायक उनके ऊपर व्हिप लगा दिया। व्हिप का मतलब दलीय आदेश, मतलब वो पार्टी के निर्णय से जाके वो क्या नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन जब सदन में वोटिंग होती है, अगर मान लीजिए कोई विधायक अपने दल के आदेश के विरुद्ध क्या करता है, मतदान करता है या मतदान में उपस्थित नहीं होता है, और पार्टी के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, 15 दिन के अंदर उसको अगर क्षमा नहीं किया जाता है, अनुपस्थित रहा, एक कंडीशन है। दूसरा, दल के आदेश के विरोध में जाके क्या किया, उसने वोटिंग किया, और पार्टी के द्वारा 15 डेज के अंदर उसको पार्डन नहीं मिलता, अगर वो क्षमा उसको नहीं मिलती, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये दो हुआ। पहला क्या कि अगर वो स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता क्या करता है, त्याग करता है, और दूसरा मैंने क्या कहा, अगर वो अगर वो पार्टी के अनुमति के बिना अगर वो मतदान में अनुपस्थित रहता है ना, और साथ साथ वो दलीय आदेश के विरोध में जाके अगर क्या करता है, मतदान करता है, या तो मतदान में अनुपस्थित रहेगा या मतदान विरोध में जाके करेगा, और पार्टी के द्वारा 15 दिन के भीतर भी उसको अगर क्षमा नहीं मिलती है, तो इस कंडीशन में क्या किया जा सकता है, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जा सकती है। तो ये हो गया राजनीतिक दल के बारे में। अब निर्वाचित दल के सदस्य जो निर्दलीय होते, मतलब जो इंडिपेंडेंट, मतलब जो किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट क्या करते, चुनाव कॉन्टेस्ट करते हैं, वो अगर सदन में आते हैं और उसके बाद मान लो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो भी उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी की अगर सदस्यता लेते, ज्वाइन करने मतलब है पॉलिटिकल पार्टी की कोई सदस्यता, मान लीजिए एक कोई उम्मीदवार है, ठीक है, एक कोई क्या है, उम्मीदवार है, ठीक है, एक इसने क्या किया, निर्दलीय लड़ा, मतलब वो किसी पार्टी के टिकट पर नहीं लड़ा, निर्दलीय लड़ा और वो जीत गया, और जीत जाने के बाद वो सदन पहुंचा, लेकिन मान लो कुछ समय के बाद वो क्या कर लिया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, है ना, उसको क्या कर लेती है, वो ज्वाइन कर लेती है, उसकी सदस्यता ग्रहण कर लेती है, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं बोल दूं कि वो सरकार को, मान लो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार को बाहर से क्या कर सकती है, समर्थन कर सकती है। जैसे आपने एमपी में कमलनाथ जी की सरकार में देखा था कि कुछ निर्दलीय विधायक जो थे वो भी क्या कर रहे थे, सरकार को समर्थन। तो समर्थन देना अलग बात होता है, और राजनीतिक दल की सदस्यता लेना क्या होता है, अलग बात होता है। ये क्लियर हो गया। और तीसरा जो है मनोनीत सदस्य, आपको मालूम है कि
जो लोकसभा में है ना, पहले तो ये प्रावधान था कि 104वां संविधान संशोधन विधेयक के पहले आपको मालूम था कि जो एंग्लो इंडियन सदस्य हैं उनको भी क्या किया जा सकता, मनोनीत किया जा सकता है ना। लेकिन 104वां संविधान संशोधन विधेयक ने क्या किया, इसको और आगे नहीं बढ़ा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बता भी दिया था। लेकिन राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है वो राष्ट्रपति अलग अलग से शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, कला जो है वो क्षेत्र से क्या है वो करते हैं। ठीक है, तो ये 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, अगर ये 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने के पहले वो कर सकते हैं, 6 महीने के बाद अगर वो किसी की पार्टी की सदस्यता लेते हैं तो भी उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मतलब 6 महीने के अंदर वो बिल्कुल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए वर्तमान में मैरी कॉम जी है ना, मैरी कॉम जी अभी क्या है वो नॉमिनेटेड मेंबर है, तो मैरी कॉम जी को 6 महीने के अंदर क्या करना होता, बीजेपी में शामिल हो जाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के द्वारा या किसी भी पार्टी में वो क्या करे, वो शामिल हो जाए। लेकिन वो 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, उनको पार्टी की सदस्यता लेनी पड़ेगी। 6 महीने के बाद अगर वो किसी पार्टी की सदस्यता लेती है तो भी उनका सदस्यता क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और वो अयोग्य ठहराई जाएंगी। तो ये 3 आधार को क्या करेंगे आप अच्छे से क्या करेंगे, इसको आप देखेंगे। आप इसमें अगर मैं और भी कुछ पॉइंट को डालूं, जैसे अपवाद की अगर बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, अपवाद, एक्सेप्शन, कि किन के ऊपर ये लागू नहीं होता। ठीक है, देखिए अपवाद में देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इस बार वो पीएससी में पूछा भी जा चुका। अपवाद क्या है, अपवाद के लिए आपको एक संविधान संशोधन याद करना पड़ेगा, 91वां 91 संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 91 संविधान संशोधन अधिनियम को क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या था, 91 संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। जब ये दल बदल कानून बना, मतलब 1985 की अगर मैं बात करूं, उस समय ये प्रावधान था कि जब एक दल दूसरे दल में, जब एक दल का दूसरे दल में विलय हो जाए और विलय को दल के कितने सदस्य, 1/3 सदस्य क्या दे, मंजूरी दे दे। फिर से सुन लीजिए क्या कहा मैंने, कि जब एक दल का दूसरे दल में विलय हो और उस विलय को पार्टी के दल के 1/3 सदस्य मंजूरी दे दे। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि किसी पार्टी के 60 मेंबर चुन के आते हैं लोकसभा में, मान लीजिए 60 मेंबर लोकसभा में चुनकर आते हैं। ठीक है, किसी पार्टी के, एक कोई पार्टी है जिसके कितने हैं, 60 सदस्य लोकसभा में चुनकर आते हैं। तो पहले जो था, मतलब 91st अमेंडमेंट के पहले, इसके अगर 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य मतलब कितना होगा, 20 होगा। ये 20 सदस्य अगर बिल्कुल राजी हो जाते हैं तो ये पूरा का पूरा जो है वो बी में क्या हो सकता है, बी भी क्या है, कोई एक पार्टी है, बी भी क्या है, कोई एक पार्टी है। इस पार्टी में क्या हो सकती है, अगर मर्ज हो जाती है तो ये दल बदल का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और उनकी सदस्यता भी रद्द नहीं होगी। ये पहले प्रावधान था। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये 1/3 को हटाकर अब कितना कर दिया गया, इसको 2/3 कर दिया गया है। मतलब 2/3 सदस्य अगर क्या करते हैं, शामिल होकर किसी दल के दूसरे पार्टी में अगर जा रहे हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। मान लीजिए फिर से वही बात, एक कोई सदस्य, कोई एक राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, और इसमें मान लीजिए लोकसभा में या विधानसभा में जो भी बोलिए 60 सदस्य क्या होते हैं, चुनकर आते हैं। और वर्तमान के हिसाब से अगर 2/3 सदस्य की अगर बात करें तो कितना होगा, मतलब 40। ठीक है, मतलब 40 सदस्य अगर क्या करते हैं, राजी हो जाते हैं पार्टी बी में शामिल होने के लिए, तभी जाके क्या होगा, उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे आपने कुछ समय के पहले जब महाराष्ट्र का जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार बनी थी और एनसीपी वाली एक बात थी जिसमें 54 विधायक थे और ये दावा कर रहे थे कि 54 में से अधिकतर जो अजीत पवार जी के साथ हैं, वो घटना को आप याद कीजिए, तब आपको ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक अपवाद में आ गया। और दूसरा अपवाद ये है कि सदन का पीठासीन अधिकारी, सामान्यतः जब हम अध्यक्ष की बात करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की क्या करते हैं, हम बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की मतलब क्या, कि
लोकसभा अध्यक्ष अगर मान लीजिए चुनकर आ जाते हैं, चुनकर इन द सेंस आपको मालूम है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही होता है। तो अध्यक्ष चुने जाने के बाद अगर वो चाहे, है ना, तो अपनी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए वो अपनी जिस पार्टी से भी वो चुन के आए हैं उस पार्टी से वो क्या कर सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं। और ये त्यागपत्र देते हैं तो भी उनकी सदस्यता क्या नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी है ना, ओम बिरला जी है, ठीक है। ओम बिरला जी अगर वो किस पार्टी से आपको मालूम है, वो बीजेपी से है ना। तो ओम बिरला जी अगर मान लीजिए कि बीजेपी से अगर वो वर्तमान में त्यागपत्र दे देते हैं तो भी उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। ये अपवाद कंडीशन में ये आता है। तो आप इसको अच्छे से क्या कीजिए, याद कीजिएगा, ठीक है। और इसमें अगर और एक बात करूं तो आपको इसमें एक केस में बोलना पड़ेगा कि दल बदल से संबंधित अयोग्यता है उसका निर्धारण कौन करता है। इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा कि दल बदल से संबंधित जो अयोग्यता है इसका निर्धारण कौन करता है, हु डिटरमिन्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। तो कौन करता है, तो सदन का पीठासीन अधिकारी, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, है ना, सदन का पीठासीन अधिकारी, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ हाउस, मतलब लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ठीक है। तो सदन का पीठासीन अधिकारी जो है वो सदस्यों के दल बदल संबंधी अयोग्यता का क्या कर सकता है, निर्धारण कर सकता है। और यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छे से आपको याद करना है कि पूर्व में ये था कि जो भी पीठासीन अधिकारी दल बदल से संबंधित अयोग्यता के संदर्भ में अपना निर्णय दे देता था वो अंतिम होता था और उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ये पहले होता था। लेकिन आपको एक केस याद करना है, वो केस कौन सा है, कीहोतो हालोहोन वर्सेस जचिन्हु, है ना, कीहोतो हालोहान वर्सेस जचिन्हु, ठीक है। कीहोतो हालोहान वर्सेस जचिन्हु, ठीक है। ये जो केस है ये लगभग कब आया था, 1993 के आसपास शायद ये केस है, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं आ रहा। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो भी पीठासीन अधिकारी के जो निर्णय है उसको भी क्या किया जा सकता है, उसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अर्थात पीठासीन अधिकारी का जो निर्णय है वो अंतिम नहीं है ना। अयोग्यता से संबंधित पीठासीन अधिकारी का जो कार्य है वो एक अधिकरण की तरह है। अधिकरण मतलब क्या समझ रहे हैं, एक ट्रिब्यूनल की तरफ होता है ना। ट्रिब्यूनल मतलब जानते हैं, जैसे आप जानते हैं ट्रिब्यूनल के निर्णय को भी क्या किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। जैसे आपने सुना होगा हरित न्यायाधिकरण, ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि पर्यावरण से संबंधित मामले की क्या करती है, सुनवाई करती है ना। क्योंकि अगर ट्रिब्यूनल्स नहीं बनेंगे तो कोर्ट्स के पास अनावश्यक बहुत सारे क्या हो जाएंगे, केस पहुंच जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं समय मतलब केस की भार को कम करने के लिए और त्वरित क्या करने के लिए, सुनवाई करने के लिए बहुत सारे क्या बनाए जाते हैं, ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। हालांकि ट्रिब्यूनल्स के निर्णय को भी क्या किया जा सकता है, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसीलिए जो पीठासीन अधिकारी की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है, ट्रिब्यूनल की तरह होती है। मतलब इनका निर्णय जो होता है वो अंतिम नहीं होता, इनके निर्णय को क्या किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। ये कौन से बाद में आया, कीहोतो हालोहान वर्सेस जचिन्हु केस में क्या आया था, ये आया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था। तो ये रहा आपका कौन सा, 10वीं अनुसूची। आशा करता हूँ आपको ये अनुसूची अच्छे से समझ में आया होगा और सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब देखिए आखिरी की दो अनुसूची को देखते हैं। ये तो अनुसूची बहुत ही ज़्यादा फेमस है, काफ़ी प्रोमिनेंट है, जो आप सब जानते हो। खासकर छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट की अगर हम बात करें, हम पंचायती राज और स्थानीय निकाय के संबंधित बहुत सारे चीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि वो हमारे पीएससी में बहुत ही, व्यापम के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ हम थोड़ा ब्रीफ देखेंगे। एक है 11वीं अनुसूची, 11th शेड्यूल। आपको ये मालूम होगा 11वीं अनुसूची की अगर बात किया जाए तो ये भी क्या नहीं था, मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। 11वीं अनुसूची को जो है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, सब आप जानते हो ये सब चीज़ें, है ना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या किया गया है, शामिल किया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा पंचायतों को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया।
द पंचायत was given the constitutional status by 73rd Constitutional Amendment Act 1992 के द्वारा। और इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, पंचायतों की शक्ति, उनके प्राधिकार और उनके दायित्व का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। पंचायतों की शक्ति, उनके प्राधिकार और उनके दायित्व का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। इट mentions about the power, authority and responsibility of पंचायत, ठीक है। और पंचायतों को कार्य करने के लिए है, और पंचायतों को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए, 29 विषय क्या किए, दिए गए। और यही कारण था कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने के बाद पंचायतों को अब नियमित रूप से क्या होने लगा, चुनाव होने लगा, क्योंकि इनको अब संवैधानिक दर्जा क्या है, प्राप्त है। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल करते हैं जब हम छत्तीसगढ़ का पंचायती राज अधिनियम पढ़ते हैं, जब कभी किसी वीडियो हम बनाएंगे तब और इसको क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ इतनी पॉइंट्स क्या है आपके लिए जानना पर्याप्त है। तो ये हो गया आपका 11वां अनुसूची। अगर हम 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 12वीं अनुसूची क्या है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। और ये जो है स्थानीय निकायों को, है ना, स्थानीय निकायों को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूनिसिपैलिटी, है ना, क्या कहते हैं, म्यूनिसिपैलिटी को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। और साथ साथ यह म्यूनिसिपैलिटी की शक्ति, उसके प्राधिकार, उसके दायित्व के बारे में क्या करता है, ये उल्लेख करता है। सेम वैसा ही इट ऑल्सो मेंशंस अबाउट द पावर, इट्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। और साथ साथ स्थानीय निकाय को, शहरी क्षेत्र के जो स्थानीय निकाय हैं उनको कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए, 18 विषय दिए गए थे, ठीक है। बाकी संविधान में कहाँ से कहाँ तक है, किस भाग में है, आपको मालूम है। जो पंचायत वाला भाग है वो भाग 9 में है, नगरीय निकाय वाला जो भाग है वो 9 का में है। आर्टिकल्स वगैरह हम सारी चीज़ क्या करते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं। तो ये रहा आपका टोटल आपके 12 अनुसूची। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और साथ में मैं ये भी आपको मेंशन करूँगा कि अगर आपका कोई सुझाव भी हो तो एक सकारात्मक विद्यार्थी की तरह आप क्या कीजिए, उसमें अपने कमेंट में कुछ सुझाव अगर है वीडियो के संदर्भ में हो, या आने वाले किसी भी वीडियो को अगर आपको देखना भी हो, या आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, उस संदर्भ में आप क्या कीजिए, हमको सुझाव दीजिए। आपका सुझाव हमेशा हमारे लिए क्या रहा है, स्वागत योग्य रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं अच्छे कंटेंट्स के साथ आपके सामने क्या करें, उसको प्रस्तुत करें। और वीडियो आपको फिर से मैं वही दोहराऊंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी भी आप हमारे डेली आइज परिवार के इस यूट्यूब चैनल का हिस्सा अभी भी अगर नहीं बने हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अपना बहुत ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बहुत खुश रहिए। थैंक यू।